रीबर्थ ऑफ फॉलन एंजल एपिसोड 12। श्रेया दौड़ते हुए महल के अंदर प्रवेश कर गई। दूसरी तरफ से पुरुषोत्तम, सेनापति आयुक्त और सेनापति आयुष्मान तीनों ही अपनी सजा पूर्ण करके वैद्य से औषधि लेकर महल से बाहर निकल रहे थे। उन्होंने जैसे ही श्रेया को इस प्रकार भागते हुए देखा, उनके कदम अपने आप ही रुक गए। तीनों की आंखें हैरानी से फैल गई। पुरुषोत्तम सबसे आगे जा रहा था। वो तुरंत ही अपने कदम पीछे लेते हुए कहीं छुपने की जगह ढूंढने लगा। सेनापति आयुष्मान तुरंत ही भागकर वापस और औषधि कक्ष में घुस गया। सेनापति आयुक्त तो हैरान होकर खड़ा रह गया। उस दिल दर की वजह से बहुत जोरों से धड़क रहा था। वो चाह रहा था काश मैं यहां से अभी गायब हो जाऊं। पुरुषोत्तम जल्दी से भागते हुए आंगन के दूसरी तरफ जाकर पेड़ के पीछे छुप गया। श्रेया ने जैसे ही तीनों को इस प्रकार छुपते और भागते देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसने अपने कदम रोक लिए और सेनापति आयुक्त की तरफ बढ़ने लगी। सेनापति आयुक्त जल्दी से होश में आते हुए अपने लिए कोई छुपने की जगह ढूंढने लगा। तभी श्रेया की नजर पुरुषोत्तम पड़ी, जो पेट के पीछे छुपकर झांक रहा था। श्रेया ने उसे इस प्रकार खुद को छुप छुप कर देखते हुए पाया तो उसने अपने कदम पुरुषोत्तम की तरफ बढ़ा दिए। सेनापति आयुक्त ने राहत की सांस ली और निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। श्रेया को अपनी तरफ आते देख पुरुषोत्तम की तो जान ही हलक में अटक गई। उसने जल्दी से पेड़ के पीछे से निकलते हुए महल के बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। श्रेया ने आंखें बड़ी कर उसकी तरफ देखा और कहा, हे, तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो और तुम लोग मुझसे किस लिए छुप रहे हो? देखो, श्रेया ने उसके पीछे दौड़ते हुए कहा। मैंने कहा वहीं रुक जाओ, वहीं रुको तुम। पुरुषोत्तम ने बिना उनकी एक भी बात सुने और बिना पीछे मुड़े ऐसे भागा जैसे कोई भूत उसके पीछे पड़ गया हो। वो बहुत तेजी के साथ महल के द्वार से बाहर निकल गया। उसके द्वार से बाहर निकलते ही श्रेया वहीं रुक गई। वो अपना मुंह खोले हुए हैरानी से द्वार की तरफ देखती रह गई। फिर उसने अपने चेहरे पर हाथ लगाते हुए खुद से कहा, ये तीनों मुझसे ऐसे क्यों भाग रहे हैं? फिर उसने नजरें घुमाकर सेनापति आयुक्त की तरफ देखना चाहा, परंतु वह भी वहां नहीं था। उसने अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाई तो उसे मशाल की रोशनी में स्तंभ के पीछे किसी की परछाई दिखाई दी। श्रेया जल्दी से उस तरफ भाग गई। सेनापति आयुक्त को कुछ और नहीं सूझ रहा था कि अब वो कहां जाए। तभी उसे सामने से वैशाली आती हुई दिखाई दी। उसने अपनी नजरें इधर उधर घुमाई तो उसे और कहीं छुपने की जगह ना मिली। जैसे ही श्रेया स्तंभ के करीब पहुंची, सेनापति आयुक्त तुरंत वहां से निकलते हुए जल्दी से वैशाली के पास पहुंच गया। उसका चेहरा बहुत डरा हुआ था। उसने बिना कुछ सोचे समझे वैशाली को पकड़कर गले लगा लिया। वैशाली तो इज्जत के लिए तैयार ही नहीं थी। वो तो अपने स्थान पर हैरान से खड़ी रह गई। श्रेया हैरान होकर वैशाली और आयुक्त को एक दूसरे के गले लगे हुए देखते रह गई। उसने अपना गला तिरछा करते हुए दोनों की तरफ देखा और फिर अपने सवालों के पिटारे के साथ उनकी तरफ बढ़ने लगी। सेनापति को डर के अलावा और कुछ सूझ ही नहीं रहा था। जब उसने अभी भी श्रेया को अपनी तरफ आते हुए देखा तो जल्दी से उसने वैशाली के होठों पर अपने होंठ रख दिए। वैशाली जो जमी हुई खड़ी थी, उसकी हरकत से उसकी आंखें बाहर आने को हो गई। श्रेया ने जब उन दोनों को इस प्रकार एक दूसरे को किस करते हुए देखा तो उसने अपने मुंह पर हाथ रख दिया और अपनी पलकें फड़फड़ाकर चारों तरफ देखने लगी। आंगन में खड़े सभी सैनिक अपनी आंखें फैलाए हुए उन दोनों को ही देख रहे थे। कुछ के हाथों से तो उनका भला छूट कर गिर गया। श्रेया हैरानी से अपनी आंखें फैलाए और मुंह खोले उन दोनों को ताके जा रही थी। उसने धीरे धीरे अपने कदम उन दोनों की तरफ बढ़ा दिए। सेनापति आयुक्त ने जब उसे अभी भी अपनी करीब आते देखा तो उसने डर से अपनी आंखें भींच ली और वैशाली के होठों पर दबाव डालने लगा। वैशाली के शरीर में तो सनसनी सी दौड़ गई। उसे सेनापति के इस प्रकार के व्यवहार के बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो स्तब्ध से अपना हाथ हवा में किए खड़ी थी। श्रेया उनके पास आई और बेशर्मों की तरह उन दोनों को टुकुर टुकुर निहारने लगी। उसने धीरे से कहा, क्या तुम दोनों भी एक दूसरे से प्रेम करते हो? उसकी आवाज सुनकर वैशाली होश में आए। उसने जल्दी से आयुक्त तो खुद से दूर करना चाहा, पर आयुक्त ने डर के मारे उसे बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। आयुक्त ने जैसे ही श्रेया की बात सुनी, वो अपनी आंखें खोलकर हैरानी से अपने सामने देखने लगा। वो खुद की गई इस हरकत पर बहुत हैरान था। उसे डर के मारे कुछ समझ ही नहीं आया कि वो क्या कर रहा है। बेचारा श्रेया से डरे भी क्यों न, उनकी सिर्फ एक छोटी सी तारीफ के कारण सुबह से रात तक सजा ही सजा मिली। वो जल्दी से वैशाली से दूर हुआ और फिर सुबह की बात याद आते ही श्रेया की तरह बिना देखे वैशाली को खींचते हुए जल्दी से अपने साथ लेकर महल के बाहर भाग गया।
श्रेया हैरानी से उन दोनों को जाते हुए देखती रह गई। उसने अपने गाल पर हाथ रखकर कहा, वाओ, कितने रोमांटिक है दोनों, मतलब कहीं भी। फिर उसने अपने आसपास देखा तो पाया सैनिक वापस अपनी अवस्था में खड़े हो चुके हैं। फिर उसे जैसे ही यह बात याद आई कि वो किस लिए आई थी, उसका चेहरा फिर से गुस्से से भर गया। उसने गुस्से से अपना मुंह सिकुड़ते हुए महल की तरफ देखा और कहा, आरव उर्फ शैतान मालिक के बच्चे, आज तुम्हारी खैर नहीं। और जल्दी से भागते आंगन से महल के अंदर चली गई। महल भी मसालों की रोशनी में जगमगा रहा था। श्रेया लगभग चिल्लाते हुए उसे हर तरफ ढूंढ रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, आरव, कहाँ हो तुम, जल्दी से मेरे सामने आओ। आरव, शैतान मालिक, श्रेयांश, तुम्हारे जितने भी नाम हैं जल्दी से सामने आ जाओ। और गलियारे से दौड़ते हुए कक्ष के अंदर प्रवेश कर गई। श्रेया के आंगन से अंदर जाते हुए ही पूरी तरह सन्नाटा हो गया। सेनापति आयुष्मान ने चिकित्सा घर से झांककर बाहर देखा। जब उसे वहां कोई नहीं दिखाई दिया, तब जाकर उसने अपने कदम कक्ष से बाहर रखे और एक राहत की सांस ली। तभी पुरुषोत्तम उसकी तरफ फिर से भागता हुआ आया और सेनापति आयुष्मान को अभी अभी हुई आश्चर्यजनक घटना को हैरानी से तेज आवाज में इधर उधर चलते हुए बताने लगा। उसकी बात सुनकर सेनापति आयुष्मान भी हैरान खड़े रह गए। उन्होंने शंका करते हुए पूछा, क्या तुम सत्य कह रहे हो? पुरुषोत्तम ने जल्दी जल्दी हाँ में गर्दन हिला दी और कहा, मैंने अभी दोनों को महल के बाहर जाते हुए देखा। सेनापति आयुष्मान ने कहा, परंतु वे दोनों बाहर कहाँ जाएंगे? ये आयुक्त तो बड़ा तेज निकला। मतलब शैतान मालिक थोड़े से ढीले क्या हुए? सबके सब अपनी जोड़ियां ढूंढने लगे। पुरुषोत्तम ने बाहर जाते हुए कहा, इतने वर्षों में पहली बार कुछ आनंद के पल मिले हैं। मैं उन्हें खोना नहीं चाहता। मैं तो उस आयुक्त के पास जा रहा हूं, उसका हाल चाल पूछने। सेनापति भी फिर से अपने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए पुरुषोत्तम के पीछे पीछे महल से बाहर चले गए। श्रेया ने कक्ष के अंदर पहुंचते ही अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाई, परंतु उसे वहां पर कोई नहीं दिखा। वो जल्दी से स्नान घर की तरफ गई, परंतु वहां भी कोई नहीं दिखा। उसने अपने आप पर संयम रखते हुए कहा, आरव, तुम जहां भी हो जल्दी से मेरे सामने आओ, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। तभी शैतान मालिक ने कक्ष में प्रवेश किया। उन्होंने अभी तक कक्ष में कदम भी नहीं रखा होगा कि उनकी तरफ उड़ता हुआ एक गुलदस्ता आया। उन्होंने बिना देखे उस गुलदस्ते को पकड़ लिया और अपनी नजरें उठाकर श्रेया की तरफ हैरानी से देखने लगे। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही दूसरा गुलदस्ता भी उसकी तरफ उड़ता हुआ आया। इस बार वह हट गया और गुलदस्ता जमीन पर टूटकर बिखर गया। बाहर खड़े रक्षकों ने जब गुलदस्ते को जमीन पर गिरते हुए देखा तो वे सभी डर से सहम गए और शैतान मालिक की रक्षा के लिए तुरंत ही आगे आने लगे। शैतान मालिक ने तुरंत ही उन दोनों को हाथ हिलाकर जाने का इशारा किया और स्वयं द्वार के अंदर प्रवेश कर गए। उनके उंगलियां हिलाते ही द्वार स्वतः ही बंद हो गया। बाहर खड़े दोनों सैनिक डरे हुए तुरंत ही वहां से चले गए। श्रेया ने बिना रुके श्रेयांश की तरफ तकिया फेंका, पर वह भी नहीं लगा, तो दूसरा भी उठाकर फेंका, फिर से नहीं लगा। श्रेया जल्दी से बिस्तर के दूसरी तरफ खिड़की के पास गई, जहां पर लंबी सी मेज रखी हुई थी। उसने उस पर रखे गुलदस्ते को उठाया और श्रेयांश की तरफ फेंकने ही वाली थी कि श्रेयांश हवा की गति से तुरंत ही श्रेया के पास पहुंच गया और एक झटके से अपने एक हाथ से उसकी कमर को पकड़कर अपने शरीर से सटा लिया और दूसरे हाथ से गुलदस्ते उठाए हुए हाथ को हवा में ही पकड़ लिया। उसके इस प्रकार अचानक से सामने आ जाने से श्रेया चौंक गई, पर फिर तुरंत ही अपने गुस्से को कायम रखते हुए गुलदस्ते को उस पर फेंकने की कोशिश करने लगी, पर वो नहीं कर पाए। आखिरकार उसने उस छोटे से गुलदस्ते को गुस्से से झल्लाते हुए छोड़ दिया। वो गुलदस्ता दोनों के पास ही बिखर गया। श्रेयांश ने तुरंत ही उसे दूसरी तरफ घुमा लिया, जिससे गुलदस्ते के टुकड़ों से उसे चोट ना लगे। श्रेयांश ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए उसकी तरफ देखा और थोड़ी कठोर आवाज में पूछा, ये क्या बचपना कर रही हो श्रेया, तुम्हें चोट लग जाएगी। पर श्रेया उसकी एक भी बात सुनने के बिल्कुल इच्छुक नहीं थी। उसने अपने छूटे हुए एक हाथ और दोनों पैरों से उस पर वार करने शुरू कर दिए। श्रेयांश हैरान होकर की तरफ देखता रह गया। दुनिया को डराने वाला शैतान मालिक आज मार खा रहा था। श्रेया अपने एक हाथ से उसके सीने पर वार कर रही थी और दोनों पैरों से बारी बारी से उसके दोनों पैरों पर मार रही थी। श्रेया का चेहरा गुस्से से लाल पड़ा हुआ था। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ऐसा करने की? तुम खुद को समझते क्या हो? श्रेयांश ने उसकी बातों को सुनते हुए हैरानी से कहा, श्रेया रुको तो पहले मेरी बात तो सुनो।
पहले बताओ तो हुआ क्या है। पर श्रेया कहाँ कुछ सुनने वाली थी। वो लगातार उस पर वार किए जा रही थी, जिससे श्रेयांश के कदम स्वतः ही बिस्तर की तरफ पीछे होते जा रहे थे। उसने गुलदस्ते के बिखरे हुए टुकड़ों को अपनी शक्तियों से दूसरी तरफ हटा दिया। आखिरकार जब श्रेयांश पीछे होते हुए बिस्तर के पास पहुंच गया, तो उसने तुरंत ही उसका दूसरा हाथ भी पकड़कर अपने सीने पर रख लिया और फिर उसकी कमर पर पकड़ कसते हुए उसके गुस्से से भरे चेहरे को देखकर पूछा, अब बताओ क्या हुआ है, तुम किस बात से इतनी नाराज हो? हमें कारण तो बताओ कि हमें इतनी मार किस बात की पड़ रही है। उसकी बात सुनकर श्रेया जोर जोर से सांसें भरते हुए और अपने मुंह से अपनी बधी हुई सांसों को बाहर छोड़ते हुए उसकी तरफ गुस्से से देखा और अपने पैरों से उसके पैरों पर फिर से एक लात मारी और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अलावा किसी और लड़की को महल में रखने की? कोई एक हो तो मैं उसे निपट भी लूं, पर वहां पर तो ऐसी हजारों राजकुमारा भरी पड़ी है और सबके सब तुम्हारे सपने देख रही है। उनकी हिम्मत तो देखो, मेरे होते हुए मेरे अलावा कोई और तुम्हारे ख्वाब देखे, यह मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। और तुम उन्हें लेकर कैसे आए? तुमने उन्हें हाथ कैसे लगाया? और तुमने उन्हें देखा कैसे? श्रेयांश चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। उसके पास उसके सवालों का जवाब नहीं था। श्रेया ने आगे उसी गुस्से भरे लहजे में कहा, और देखा तो देखा, उन्हें महल में कैसे रखा? श्रेयांश ने कहा, मैंने उन्हें महल में नहीं रखा। तुम यहाँ देख सकती हो, हमारे इस महल में तुम्हारे अलावा और कोई स्त्री नहीं है। तो श्रेया ने तुरंत कहा, पर उसके सामने तो लड़कियों का जमावड़ा लगा है। उसका क्या, वो हर रोज तुम्हारी एक निगाहों को तरसती है, पर उन निगाहों की हकदार तो तुम हो। श्रेयांश ने तुरंत उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी बात सुन श्रेया को खुशी तो हुई, पर फिर से उसकी तरफ गुस्से में अपनी उंगली दिखाते हुए कहा, तुम मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाओ मत, पहले मुझे जवाब दो, यहाँ पर इतनी सारी औरतों को तुम क्यों ले आए? श्रेयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कहाँ लेकर आया? श्रेया ने कहा, झूठे, वो सारी की सारी औरतें झूठ बोलेगी और सिर्फ तुम सच बोलोगे। उन्होंने खुद कहा कि तुम उन्हें खुद लेकर आए। श्रेयांश ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, तो श्रेया चिढ़ गई। उसने उसे फिर से मारना चाहा। श्रेया ने इस पर सीधे उसके पैरों पर वार किया, जिससे श्रेयांश हल्का लड़खड़ा गया और तुरंत ही दोनों के दोनों बिस्तर पर गिर गए। श्रेयांश उस मखमली बिस्तर पर नीचे और श्रेया उसके ऊपर। श्रेयांश के चेहरे पर मुखौटा अब भी था। झटके से गिरने के कारण श्रेया तुरंत उसके सीने से जा टकराई और उसकी नाक फिर से श्रेयांश के मजबूत सीने से लन गई। उसने तुरंत ही अपनी नाक सहलाते हुए श्रेयांश की तरफ देखा, जो उसकी तरफ अपनी प्यार भरी नजरों से देख रहा था। उसकी ऐसी हरकत देखकर श्रेया ने अपना सिर पीट लिया। वो और भी गुस्से में आ गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, आरव, मेरे सवालों का जवाब दो। और तुरंत ही उसके ऊपर से उठकर नीचे खड़ी हो गई। श्रेया ने माथा पीटते हुए कहा, देखो आरव, जवाब दे दो, नहीं तो मुझे भी तुम्हारे जैसा ही करना पड़ेगा। मैं भी महल के सभी सुंदर सुंदर लड़कों के साथ बातें करूंगी, उन्हें झप्पी पप्पी सब दूंगी। उसकी बात सुनकर श्रेयांश का मुस्कुराता हुआ चेहरा तुरंत काला पड़ गया। वो गुस्से से तमतमा उठा। वो झटके से उठा और श्रेया को पकड़ते हुए उसे फिर से बिस्तर पर गिरा लिया और खुद उसके ऊपर आ गया। श्रेया उसके इस हमले के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उसने गिरने के डर से कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। श्रेयांश का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने अपने मुखौटे को निकालकर दूसरी तरफ फेंक दिया और श्रेया के दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर अपने एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसके होठों को सहलाते हुए अपनी धीमी मगर कठोर आवाज में कहा, क्या कहा तुमने अभी? कक्ष का वातावरण पूरी तरह बदल गया। कक्ष के लगे हुए पर्दे हवा में उड़ने लगे और हवाएं सर्द हो गई। श्रेयांश की आंखों में गुस्से के भाव और चेहरा गुस्से से लाल हो गया। श्रेया ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपना मुंह खोलते हुए जल्दी से उसके अंगूठे को काट लिया। उसने भी गुस्से से मुंह फुलाते हुए कहा, तुम हजारों को लेकर आओ तो कुछ नहीं, और मैं सिर्फ बोल भी दूं तो इतना गुस्सा? श्रेया ने भी गुस्से से आंखें दिखाते हुए कहा, अब तो मैं भी यही करूंगी जो मैंने अभी कहा। जब तक तुम मुझे मेरे सवालों का सही सही जवाब नहीं दे देते और मैं उससे संतुष्ट नहीं हो जाती, तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगी और बाहर जाकर दूसरे आदमी से बातें करूंगी और तुम खड़े रहकर देखना बस। उसकी बात सुनकर अचानक ही श्रेयांश के होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। श्रेया ने उसकी इस प्रकार की डेविल मुस्कुराहट को देखते हुए मन में कहा, देखो तो, इस तरह मुस्कुराते हुए बिल्कुल काला शैतान लग रहा है। उसने गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए पूछा, अब ये तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो?
तुम्हें क्या लग रहा है मैं मजाक कर रही हूं? मैं सच। इससे आगे वो कुछ कहती, श्रेयांश ने अपने होंठ उसके कान के पास ले जाते हुए कुछ ऐसा कहा जिससे श्रेया की आंखें हैरानी से फैल गई। उसका चेहरा डर से भर गया। वो मुंह खोले उसकी तरफ अवाक होकर देखने लगी। रात गहरी होती जा रही थी। आसमान का चांद उस बड़े से कक्ष की खिड़की से पूरे कक्ष में अपनी रोशनी फैला रहा था। श्रेयांश के कक्ष के सारे दीप जले हुए थे। सफेद रंग के उस बड़े से बिस्तर के चारों तरफ लगे हुए सफेद पर्दे हवा में लहरा रहे थे और थोड़ी थोड़ी देर में उड़कर श्रेया और श्रेयांश दोनों की हल्की झलक दिखा रहे थे। श्रेया इस समय श्रेयांश के नीचे दबी हुई थी और श्रेयांश बिल्कुल उसके ऊपर। वो श्रेयांश के चौड़े और लंबे शरीर के सामने एक छोटी और नाजुक सी गुड़िया की तरह लग रही थी। श्रेयांश ने उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ पकड़कर सर के ऊपर किए हुए बिस्तर पर दबा रखा था और अपने दूसरे हाथ के अंगूठे को देख रहा था जो अभी श्रेया ने काटा था। उसकी सफेद हाथों के अंगूठे पर श्रेया के दांतों के निशान बन गए थे। श्रेया का सफेद चेहरा चांद की रोशनी में चमक रहा था। उसकी झिलमिलाती आंखों में डर, होठों पर लालपन और दोनों फूले हुए गालों पर हल्का गुलाबीपन दिखाई दे रहा था। उसकी भौहें सिकड़ी हुई थी। वही श्रेयांश की तीखी आंखों में गुस्सा और चेहरा गुस्से से लाल हो रखा था। श्रेया ने उसकी आंखों में देखकर हकलाते हुए कहा, तुम मजाक कर रहे हो? श्रेयांश ने उसकी आंखों में देखकर अपने उसी गुस्से भरी और कठोर आवाज में कहा, नहीं, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। श्रेयांश अपने हल्की गुलाबी और पतले होठों को उसके लाल होठों के बिल्कुल करीब ले जाते हुए कहा, श्रेया हम इस बारे में बिल्कुल मजाक नहीं करते। और फिर उसके गालों को अपने होठों से छूते हुए कानों तक लेकर गया और उसके कान में फुसफुसाती आवाज में कहा, श्रेया तुमने अगर गलती से भी किसी दूसरे पुरुष से प्यार से बात भी कर ली या हमारे अलावा किसी ने तुम्हें छू भी लिया या फिर तुमने किसी को छू लिया तो हम उस इंसान के हजारों टुकड़े कर वहीं दफना देंगे। और यह हमारा पहली बार तुमसे किया गया कोई बहुत ही खतरनाक वादा है जिसे मैं हर कीमत पर पूरा करूंगा। श्रेया तो अपनी पलकें झपकाना ही भूल गई। वो उसकी इस व्यक्तित्व के बारे में तो कभी जानती ही नहीं थी। श्रेयांश ने उसके कान के पास ही अपने होठों को रखे हुए अपनी लाल आंखों को ऊपर उठाते हुए खुद से कहा, श्रेया तुम्हें खुद से अलग करने वाला आरव बहुत पहले ही मर चुका है। अब अगर गलती से भी फिर से तुमने हमसे दूर जाने का प्रयास किया तो मुझे तुम्हारे सामने अपनी असली पहचान और असली रूप लाने में कोई परेशानी नहीं होगी। आरव की इस प्रकार की गुस्से भरी आवाज सुनकर श्रेया बुरी तरीके से डर गई। उसकी धड़कनें स्वतः ही डर के मारे तेज हो गई। श्रेया ने फिर से अपने डर को संभालते हुए घबराई हुई आवाज में कहा, आरव तुम सच में बदल गए हो। श्रेयांश ने अपनी लाल आंखों से उसे दोबारा देखते हुए कहा, श्रेया मैंने तुमसे सुबह ही कहा, आरव मत बुलाओ हमें, अब से तुम हमें श्रेयांश कहकर बुलाओगी। उसके चेहरे और उसकी आग उगलती आंखों को देखकर श्रेया के माथे पर पसीना उभर आया। उसने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया। श्रेया ने अपनी नजरें नीची कर ली और अपनी धीमी आवाज में पूछा, तुमने जवाब नहीं दिया मेरे सवालों का। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी रुआसी आवाज में कहने की कोशिश की, क्या तुम सच में? श्रेयांश ने उसके होठों पर अपनी एक उंगली रख दी और उसकी भीगी हुई पलकों को चूमते हुए कहा, मेरी आंखों में देखो श्रेया। श्रेया ने धीरे से अपनी झुकी हुई लंबी और गीली पलकों को उठाकर अपनी काली आंखों से उसकी तीखी मगर लाल आंखों में देखा। श्रेयांश ने हौले से उसकी आंखों की पलकों पर लगे हुए आंसुओं को अपनी उंगलियों से पोंछते हुए कहा, उन सभी को पुराना शैतान मालिक लेकर आया? तो श्रेया ने धीमे से फिर से पूछा, पुराना शैतान मालिक? श्रेयांश ने उसके होठों पर अपनी उंगलियां रखे हुए ही उसके होठों को चूमते हुए कहा, तुम्हारे आने के बाद वो पुराना शैतान मालिक कहीं खो गया और अब जो इस समय तुम्हारे सामने है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है और तुम सिर्फ हमारी हो। उसकी बात सुनकर अभी तक श्रेया के दिल में जो भी डर और घबराहट थी वो सब खुशी में बदल गई। उसे अपने दिल में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हजारों तितलियां उड़ा दी हो। उसकी हक जताने वाली बातों ने श्रेया के डर से सिकुड़े होठों पर एक मुस्कान ला दी और उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। श्रेयांश ने उसके हाथों पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। श्रेया ने धीरे से अपना हाथ उठाया और अपने होठों पर रखे हुए हाथ को उठाते हुए सीधे अपने सीने पर बाएं तरफ दिल की जगह पर रखते हुए कहा, आरव नहीं, श्रेयांश। श्रेया के होठों की मुस्कान देखकर श्रेयांश तुरंत ही शांत होने लगा।
उसकी आंखों में गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। उसके दिल की धड़कनें जो गुस्से के कारण बढ़ी हुई थी वह भी धीरे धीरे शांत होने लगी। श्रेयांश ने उसके चेहरे को देखते हुए अपने हाथों की तरफ देखने लगा। श्रेया ने उसके हाथों को अपने सीने पर रखे हुए कहा, देखो तो तुम्हारी बात सुनकर ये खुशी के मारे कितने जोरों से धड़क रहा है। बस हमेशा ही इसी तरह हम पर अपना हक जमाए रहना और कभी भी हमें खुद से दूर जाने के लिए मत कहना। हमारे जहन में लाखों सवाल है, तो क्या तुम मेरे सवालों का जवाब देना चाहोगे? श्रेयांश ने कहा, तुम्हारे सभी सवालों का जवाब तुम्हें वक्त के साथ साथ मिल जाएगा, पर अभी हमसे कोई सवाल मत पूछो क्योंकि इसका जवाब हम अभी नहीं दे पाएंगे। श्रेया ने उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, जब तक तुम मेरे साथ हो मेरे ये बेफिजूल के सवाल कोई मायने नहीं रखते। श्रेयांश के होठों पर एक मुस्कान बिखर गई। उसने अपने शरीर का पूरा भार उस पर छोड़ते हुए उसे कमर से पकड़कर कसकर गले लगा लिया और अपना सिर उसकी गर्दन में छुपाते हुए अपने गाल से उसके गालों को छूते हुए कहा, अगर तुम कहो तो मैं उन सबको अभी इसी क्षण उस भवन से बाहर कर दूं। श्रेया ने तुरंत ही अपनी गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा, जिससे उसके होंठ श्रेयांश के गालों को छू गए। श्रेया ने तुरंत हो अपनी नजरें चुराते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मुझे भी उनको दिखाना है कि ये हैंडसम सा डेविल सिर्फ और सिर्फ मेरा है और उन सबको मुझे जलते हुए देखना है। मुझे तो बड़ा मजा आएगा उन सबके चेहरे को देखने में। श्रेयांश ने हैरानी से अपनी गर्दन उठाते हुए उसकी तरफ देखा तो श्रेया ने बदले में अपने दांत दिखा दिए। श्रेयांश को अपनी श्रेया पर बहुत प्यार आ रहा था। उसका जी कर रहा था बस वह ऐसे ही उसे अपने आगोश में हमेशा के लिए छुपाए रखना चाहता था और चाहता था कि वह हमेशा ही ऐसे ही उसके सीने से लगी रहे, जिससे उसके दिल की गर्माहट और दिल की खुशी हमेशा बनी रहे। उन दोनों का प्यार दोनों के जिस्म से बढ़कर था। दोनों की आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। फर्क इतना था कि दोनों के शरीर अलग थे। उसके बड़ी सी मुस्कुराहट को देखकर श्रेयांश को अपने हृदय में बहुत खुशी महसूस हुई। उसने अपने दिल की खुशी को व्यक्त करने के लिए उसके होठों को कई बार चूमा। उसका मन तभी उसके होठों से नहीं भरा तो उसके होठों को चूमने लगा। श्रेयांश ने ये सब इतनी शीघ्र किया कि श्रेया को समझने का वक्त ही नहीं मिला। जैसे ही उसे समझ आया उसकी आंखें चौड़ी हो गई, पर फिर उसके चेहरे को देखते हुए उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और उसके गले में अपनी बाहों को कस लिया और दोनों ही एक दूसरे के चुंबन में खोने लगे। श्रेयांश उसे बिस्तर पर उलट के पलटते हुए उसके होठों को चूम रहा था। वहां का वातावरण बहुत ही सुखद हो गया। दोनों ही एक दूसरे में खोने लगे। दूसरी तरफ सेनापति जैसे ही वैशाली को महल से बाहर लेकर आया, वैशाली ने झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए उसे खूब सारी गालियां सुनाई। आयुक्त अपनी गलती के लिए पछता रहा था। वह लाचारी से बस उसे बड़बड़ाते हुए देखता रहा। वैशाली गुस्से से तमतमाई हुई थी। उसे आयुक्त का इस तरह सबके सामने अचानक से चूमने के कारण उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने अपने जीवन में इससे ज्यादा शर्मिंदगी और कभी महसूस नहीं की थी। वैशाली ने जब उसकी बातों पर सेनापति आयुक्त का कोई जवाब नहीं सुना तो उसने गुस्से से अपने दांत भींच लिए और एक जोरदार लात सेनापति आयुक्त के सीने पर दे मारी। सेनापति आयुक्त दीवार से जाकर लड़ा और अपने सीने पर हाथ रखे हुए हैरानी से उसे देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसे लात मार सकती है। वैशाली गुस्से से उसके पास गई और अपनी आग उगलती आंखों से उसे देखते हुए फिर से अपना मुक्का थाम लिया उसे मारने के लिए, पर सेनापति ने होश में आते हुए तुरंत ही उसके मुक्के को पकड़कर उसे घुमाते हुए उसकी पीठ अपनी तरफ कर ली और वैशाली की पीठ सीधा उसके सीने से जा लगी। वैशाली ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, छोड़ मुझे जाहिल आदमी, बेशर्म कहीं के। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। काश मैंने तुम्हें उस दिन वहां बचाया नहीं होता। सब मेरी ही गलती है। मैं ही इस कूड़े को जबरदस्ती यहां लेकर आई जिससे इसकी जान बच जाए, और तुम्हारी जान तो बच गई, पर तुमने मेरी जान का कबाड़ा कर दिया। सेनापति आयुक्त ने चिल्लाते हुए कहा, चुप, एकदम चुप बिल्ली कहीं की। कब से देख रहा हूं, बस पंजा मार रही हो और म्याऊं म्याऊं किए जा रही हो। उसे अपनी इस तरह बेइज्जती करते देख वैशाली का पारा और चढ़ गया। उसने उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए कहा, जंगली बिल्ले, बिल्ली किसे बोला? सेनापति आयुक्त ने तुरंत ही अपना चेहरा उसके कान के पास ले जाते हुए कहा, तुझे बोला काली बिल्ली। वैशाली ने गुस्से से उसके पैर पर जोरों से अपना पैर मार दिया, जिससे सेनापति की पकड़ ढीली हो गई और उसने तुरंत ही अपना पैर पकड़ लिया।
वैशाली ने तुरंत ही घूमते हो उसकी नाक पर एक मुक्का मार दिया, जिससे उसकी नाक से तुरंत ही खून निकलने लगा। सेनापति आयुक्त ने अपने पैरों को छोड़कर अपनी नाक को छूते हुए उसमें से निकल रहे खून को पोंछा। खून देखकर उसने अपनी गुस्से भरी आंखों से वैशाली की तरफ देखा और एक झटके से उसे पकड़कर दीवार से सटाते हुए अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए और उसे जबरदस्ती चूमने लगा। वो बहुत दबाव के साथ उसके होठों को चूम रहा था। वैशाली की भौहें दर्द से सिकुड़ गई। वो चिल्लाना चाह रही थी, परंतु उसके होंठ बंद होने के कारण उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। सेनापति आयुक्त के हाथ उसकी कमर पर बहुत कसे थे, जिससे वैशाली को दर्द हो रहा था। उसने उसे दूर धकेलने की बहुत कोशिश की, पर उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। वैशाली की जब सांसें उखड़ने लगी, तो उसने बहुत जोर से उसे धक्का दिया और थप्पड़ मारने के लिए एक हाथ उठाया, परंतु आयुक्त ने उसका हाथ पकड़कर पीछे मोड़ते हुए उसे अपने शरीर से सटा लिया और अपनी तेज आवाज में कहा, हमारी शराफत का फायदा मत उठाओ। हम स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते, इसलिए हमें मजबूर मत करो। हमने वहां सिर्फ अपने बचाव के लिए तुम्हारे साथ वो सब किया था। हमें कोई शौक नहीं तुमसे चिपकने का या तुमसे उलझने का। और हमने नहीं कहा था कि हमें यहां लेकर आओ। यहां आने से अच्छा तो तुम लोग मुझे वहीं छोड़ देते। कम से कम आज पूरा दिन हमें सजा तो ना मिलती। इतना कहकर उसने झटके से वैशाली को छोड़ दिया। उसकी बात सुनकर वैशाली थोड़ी देर के लिए शांत हुई, परंतु जैसे ही उसे अपने होठों पर दर्द महसूस हुआ, उसका चेहरा फिर से गुस्से से भर गया। सेनापति जो पीछे जाने के लिए मुड़ा था, वैशाली ने अपना एक लात उठाया और उसके पीछे जोर से दे मारा। सेनापति अचानक हुए हमले से चौंक गया। वो लड़खड़ाते हुए सीधा पुरुषोत्तम के ऊपर जा गिरा। पुरुषोत्तम भी दौड़ते हुए आ रहा था, जिससे दोनों संभल ना सके और एक दूसरे के ऊपर जमीन में गिर गए। अब पुरुषोत्तम नीचे और आयुक्त उसके ऊपर। जमीन पर गिरते ही पुरुषोत्तम ने दर्द भरी आवाज के में कहा, हाय मेरी कमर, ये कौन सा पत्थर मेरे ऊपर आ गिरा। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसे सेनापति आयुक्त का चेहरा दिखा। उन दोनों का चेहरा एक दूसरे के बहुत करीब था, जिसे देखकर पुरुषोत्तम और सेनापति दोनों सकपका गए। वैशाली उनके करीब आते हुए अपना हाथ झाड़ते हुए वहां से मुंह ऐंठते हुए चली गई। उसने बड़बड़ाते हुए चिढ़ाने वाली आवाज में कहा, हम स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते। बड़ा आया सभ्य समाज वाला आदमी। हाँ। तब तक सेनापति आयुष्मान भी बाहर आ चुके थे। उन्होंने उन दोनों को इस प्रकार देखते हुए हैरानी से कहा, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो। सेनापति की आवाज सुनकर दोनों होश में आए। पुरुषोत्तम ने आयुक्त को जल्दी से धक्का दिया और उठकर खड़ा हो गया। दोनों की दोनों बहुत ही घबराए हुए थे। उन दोनों को ऐसे देखकर सेनापति अपनी हंसी नहीं रोक सका और पहली बार वाह ठहाके मारकर शैतान मालिक के महल में हंसने लगा। उसके बाद पुरुषोत्तम ने आयुक्त को देखा, जिसकी हालत बहुत खराब थी। फिर पुरुषोत्तम भी आयुक्त को देखकर जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा। सेनापति आयुक्त शर्मिंदगी और बेइज्जती से भर गया। उसने अपनी नजरें झुका ली और कहा, अब मैं यहाँ नहीं रहने वाला, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इतना कहकर वह पीछे मुड़कर जाने लगा। उसकी बात सुनकर सेनापति आयुष्मान और पुरुषोत्तम दोनों ने उसे पकड़ लिया और पकड़ते हुए वापस महल के अंदर लेकर चले गए, जहां दोनों का निवास स्थान था। वहीं दूर एक बड़ी सी गुफा, जिसके आसपास सिर्फ सूखे हुए बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, जो देखने में बहुत ही भयावह लग रहे थे। रात के अंधेरे में वो सूखे हुए पेड़ किसी राक्षस की तरह लग रहे थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वह उस जमीन की पहरेदारी कर रहे हैं। वे सूखे हुए पेड़ काफी दूर तक फैले हुए थे। उन पेड़ों की सूखी हुई पत्तियां पूरी जमीन पर फैली हुई थी। वो जमीन पूरी तरीके से बंजर थी। वहां पर दूर दूर तक हरियाली का कोई नामो निशान नहीं था। उस तरफ का आसमान भी लगभग काले बादलों से घिरा हुआ था। उस काली अंधेरी गुफा में किसी के बहुत जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। उसकी हंसी उस पूरे गुफा और उसके आसपास के इलाके में गूंज रही थी। उसकी हंसी इतनी खतरनाक थी कि कहां बैठे उल्लू भी अपनी गर्दन इधर उधर करते हुए उड़ गए। उस काली अंधेरी गुफा में किसी की लाल आंखें दिखाई दे रही थी। उसके सामने एक हरे रंग का वस्त्र पहने हुए व्यक्ति, जिसका शरीर पूरी तरह से सफेद, आंखें पूरी तरह से लाल थी, जमीन में अपने घुटने टिकाए बैठा हुआ था। उसने अपना सर झुकाते हुए कहा, मालिक, हमने सारी तैयारियां कर दी है। बस कल रात्रि का इंतजार है और आप यहां से मुक्त हो जाएंगे। आपको पुनः शैतान मालिक से अपना स्थान वापस लेना होगा। ... मैंने इसकी पूर्ण व्यवस्था कर दी है, किंतु मालिक, हमें वह स्त्री चाहिए
जिसके कारण हमने अपना सब कुछ खो दिया। पहले हम अपना बनाना चाहते थे, किंतु अब हम उसका रक्त पीना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर अंधेरे में गुम इंसान खतरनाक तरीके से हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, बहुत खूब, बहुत खूब। शैतान मालिक, तैयार हो जाओ हमें हमारा स्थान वापस देने के लिए। हम तुमसे अपना अधिकार लेकर रहेंगे। और फिर जोर जोर से हंसने लगा। श्रेया भोजन कक्ष में मेज पर सजे हुए व्यंजनों को जल्दी जल्दी खा रही थी। श्रेयांश ने भी अपना भोजन प्रारंभ किया। श्रेया ने उसकी ओर देखा तो अपना खाना छोड़ उसे टुकुर टुकुर निहारने लगी। उसने पहले अपने आप को और फिर श्रेयांश को देखते हुए मन में कहा, आरव इतने शाही तरीके से भोजन कैसे कर रहा है, जैसे इसे तो सालों का अनुभव हो। पर हम तो आज ही यहाँ पर पहुंचे हैं, तो फिर आरव को यहाँ के बारे में इतना सब कैसे पता है, और यह इतनी शक्तियां इसके पास कैसे है। जहां तक मैंने आज सुबह से ध्यान दिया है, सभी लोग शैतान मालिक के नाम से भी डरते हैं। फिर उसने बेमन से अपना खाना मुंह में रखते हुए कहा, क्या वो शैतान मालिक इतना खतरनाक था? श्रेयांश ने उसके हृदय की बातों को सुनते हुए अपनी पलकें उठाकर उसकी तरफ देखा और कहा, अपने मस्तिष्क पर ज्यादा जोर मत डालो, शांति से भोजन ग्रहण करो और कक्ष में जाकर विश्राम करो। श्रेया ने मुंह बनाते हुए चुपचाप खाना खा लिया। कुछ समय पश्चात श्रेयांश का कक्ष। श्रेया खिड़की के पास खड़ी चांद को निहार रही थी। श्रेयांश स्नानघर से बाहर निकलते हुए श्रेया के पास जाकर खड़ा हो गया और चांद की रोशनी में चमक रहे छोटे से चेहरे को देखने लगा। श्रेया इस समय बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका गोरा चेहरा, धीमी हवाओं के कारण उसके लहराते हुए काले बाल, बड़ी आंखों की लंबी पलकें जो बंद थी, छोटी सी नाक और खूबसूरत होठों की गहरी लाली। वो अपनी बाहें फैलाए, आंखें बंद किए हुए अपने पास से गुजर रही ठंडी हवाओं को महसूस कर रही थी। आए उसकी सफेद जालीदार वस्त्र चांद की रोशनी में चमक रहा था। श्रेयांश अपने काले रंग के बागे में चांद की रोशनी में खड़े रहकर बिना किसी भाव वाले चेहरे के साथ एकटक उसके होठों की खूबसूरत सी मुस्कान को देख रहा था। उसका काले रंग का बागा भी मंद और शीतल हवा के चलने से लहरा रहा था। उसके कमर तक आते काले बाल भी थोड़े थोड़े उड़ रहे थे। उसका चेहरा भावहीन जरूर था, परंतु उसके चेहरे पर शांति थी। वो उसे देखते हुए अपने अतीत और आज में खोया हुआ था। वो धीरे धीरे उसके करीब जाने लगा और उसके करीब पहुंचते ही उसने उसे धीरे से अपनी बाहों में भर लिया। उसके अचानक से गले लगाने से श्रेया चौंकी जरूर, परंतु फिर उसकी खुशबू महसूस करते हुए उसने आंखें बंद किए हुए ही अपनी फैली हुई बाहों से उसे जकड़ लिया और उसके पैरों पर चढ़कर खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद किए हुए पूछा, श्रेयांश तुम रोए क्यों थे? मैंने तुम्हें आज तक ऐसे कभी नहीं देखा। श्रेयांश ने उसकी बात सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसे अपनी बाहों में कसते हुए उसे ऊपर उठा लिया और धीरे से कहा, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। श्रेया पूरी तरीके से उसके शरीर से सट गई। श्रेयांश ने उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए उसकी गर्दन को हौले से चूम लिया, जिससे श्रेया के शरीर में सनसनी सी दौड़ गई। वो उसे वैसे ही उठाए हुए बिस्तर पर ले जाकर नीचे झुकते हुए सीधा लिटाया और खुद भी उसके ऊपर से होते हुए उसके बगल में लेटकर उसे अपने बाहों में भर लिया। अचानक ही श्रेया ने अपनी आंखें खोली और उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों लेट रहे हो? श्रेयांश ने धीरे से उसके चेहरे को देखते हुए कहा, तो और कहाँ जाऊं? श्रेया ने कहा, तुम्हारी आज की सजा है कि तुम इस बिस्तर पर नहीं लेटोगे। जाओ इस कक्ष से बाहर। श्रेयांश ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम मुझे मेरे कक्ष से ही बाहर जाने को कह रही हो? श्रेया ने तुरंत ही कहा, मुझे पता है तुम्हारा कक्ष है, पर इस कक्ष में आदेश मेरा चलेगा और मेरा आदेश ये है कि तुम अभी के अभी दूसरे कक्ष में जाओ। आज सुबह से तुमने हमें बहुत परेशान किया है, उसने उसे खुद से दूर करते हुए कहा। परंतु श्रेयांश अपने स्थान से नहीं हिला। तो श्रेया ने गुस्से से कहा, अगर तुमने अभी मेरी बात नहीं मानी तो हम दोनों के बीच बहुत बड़ा वाला झगड़ा होने वाला है और इस झगड़े के बाद मैं तुमसे सच में बात नहीं करूंगी। इसलिए अभी भी आखिरी बार कह रही हूं, चलो जाओ जल्दी यहां से। उसने श्रेयांश को उठाते हुए कहा। श्रेयांश ने उसे छोड़ दिया। जैसे ही श्रेयांश ने उसे छोड़ा तो वो जल्दी से खड़ी हुई और उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती खींचते हुए उठाने लगी। काफी मशक्कत के बाद श्रेयांश अपना सिर हिलाते हुए खुद ही बिस्तर से उठकर नीचे खड़ा हो गया। श्रेया तुरंत ही उसके पीछे जाते हुए उसकी पीठ पर अपना हाथ रखकर उसे आगे की तरफ धक्का देने लगी। वो उसे धकेलते हुए दरवाजे के बाहर छोड़कर जल्दी से द्वार बंद कर लिया और द्वार के अंदर से ही कहा, ये तुम्हारी सजा है। तुमने आज सुबह से हमें बहुत परेशान किया है।
इसलिए आज की रात तुम दूसरे कमरे में जाकर रहो और मैं इस बड़े से कमरे में आराम से चैन की नींद सो सकूं। और फिर जल्दी से भागते हुए बिस्तर के ऊपर चढ़ गई और चादर से खुद को ढकते हुए तुरंत ही लेट गई। कुछ ही देर में ठंडी हवाओं और रात्रि गहरी होने के कारण उसे बहुत जल्दी नींद आ गई। श्रेयांश अभी भी बाहर खड़ा हुआ बंद द्वार देख रहा था। पूरे गलियारे और द्वार के पास कोई भी पहरेदार नहीं थे, जिसके कारण किसी ने भी शैतान मालिक को इस प्रकार अपने ही कक्ष से बाहर भगाए जाते हुए नहीं देखा, अन्यथा ये बात पूरे महल में फैल जाती। शैतान मालिक को उनकी प्रेमिका के द्वारा उनके कक्ष से भगा दिया गया। इस समय श्रेयांश के चेहरे पर बहुत ही अजीब से भाव थे। ना वो मुस्कुरा रहा था, ना ही वो क्रोधित था। वो वहां से तुरंत ही अदृश्य हुआ और सीधा कक्ष में बिस्तर के पास दिखाई दिया, जहां श्रेया चैन से सो रही थी। वो उसे ऐसे ही चैन से सोता हुआ देखता रहा। अचानक ही श्रेया की भौहें सिकुड़ने लगी और वो खुद भी अपने आप को चादर में पूरी तरह समेटने लगी। उसके चेहरे पर डर के भाव दिखाई देने लगे। श्रेयांश तुरंत ही उसके करीब गया और उसके बगल में लेटते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों को प्यार से सहलाने लगा। श्रेया भी तुरंत ही उससे लिपट गई। उसने डर से तुरंत ही उसके गले में अपनी बाहें डाल ली और अपनी गर्दन उठाते हुए अपने गाल उसके गालों पर रख लिए और धीरे से अपने गालों से उसके गालों को सहलाते हुए अपने पैरों से भी उसे कसकर जकड़ लिया और फिर से उसका चेहरा पर सुकून से भर गया। श्रेयांश के बदन की खुशबू और उसकी आगोश में महफूज करते हुए वो फिर से गहरी नींद में सो गई। श्रेयांश ने भी अपने हाथों से उसे कसकर जकड़ लिया, जैसे वो अभी उससे दूर चली जाएगी। श्रेया के उसके शरीर से इस प्रकार लिपटे रहने के कारण श्रेयांश की भौहें सिकुड़ी हुई थी। वो स्वयं पर बहुत ही ज्यादा संयम रखते हुए उसके करीब जाता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि इस बार की गई उसकी कोई भी गलती उसके हृदय को ठेस पहुंचाए। अपने ख्यालों में खोए हुए श्रेयांश को भी नींद आ गई। वहीं दूसरी तरफ वीराने से जंगल की अंधेरी गुफा में मैं कुछ काली शक्तियों आवाहन किया जा रहा था, जिसके कारण वहां का माहौल अत्यंत ही डरावना हो गया था। वही वो सफेद शरीर वाला व्यक्ति हवन कुंड से दूर रहकर अपनी शक्तियों से किसी चीज का निर्माण कर रहा था। अंधेरा रहने के कारण वहां पर क्या हो रहा है कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, परंतु हवन कुंड की हल्की रोशनी में उसके निर्माण का थोड़ा सा अंश दिखाई दिया, जिसमें किसी के काले रंग के वस्त्र में दिखाई दिए। तारानकन 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 तारानकन। दूर पहाड़ों पर बैठे अघोरी की आंखें अचानक ही खुल गई। उनकी आंखों में किसी अनहोनी का डर दिखाई देने लगा। उन्होंने कहा, वह आजाद होने वाला है। ये समय तुम दोनों के प्रेम की सबसे कठिन समय होगा और तुम दोनों को इसे अवश्य ही पार करना होगा, अन्यथा ये दुनिया उसके काले साम्राज्य की काली छाप बनकर रह जाएगी। आधी रात्रि को मौसम पूरी तरह परिवर्तित हो गया। हवाएं बहुत तेज चलने लगी। पूरे साम्राज्य में हवाएं बहुत तेज चलने लगी और काले बादल आसमान में उठने लगे, जिसके कारण श्रेयांश की नींद टूट गई। उसने झट से अपनी आंखें खोली और श्रेया को बिस्तर पर लिटाते हुए बड़ी सतर्कता से उठकर तुरंत अदृश्य हो गया। वो सीधा अपने नगर के बाहर सबसे ऊंची मीनार पर खड़ा दिखाई दिए। उसका काले रंग का बागा तेज हवाओं के कारण हवा में फड़फड़ाने लगा। इस समय उन्होंने अपना मुखौटा पहन रखा था। उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा भाव और होठों पर एक शैतानिया भरी मुस्कान। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कुछ शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। उनके हाथों से कई रंग की शक्तियां निकल रही थी और वो शक्तियां सभी दिशाओं में फैल भी रही थी। प्रातः काल का समय, सूरज धीरे धीरे उगने लगा। उसकी लालिमा आसमान में चारों तरफ छाने लगे। महल में चहल पहल शुरू हो गई। लोग अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। सैनिक पहरेदार अपने अपने स्थान पर सीधे खड़े हो गए। श्रेया आराम से अभी भी सो रही थी। अचानक ही उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। उसके माथे पर पसीना आने लगा। उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। उसकी मुट्ठी चादर पर कस प्रकाश गई और वह एक झटके से उठकर बैठ गई और जोर जोर से सांस लेने लगी। श्रेया की सांसों की गति बहुत तेज थी। वह हौंफ रही थी। उसके होंठ किसी अनहोनी के डर से कपकपा रहे थे। आंखों में आंसू भरा हुआ और चेहरा पसीने से लथपथ। उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाकर अपने बगल में देखा, जहां पर उसे कोई नहीं दिखाई दिया। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल पा रही थी। वो तुरंत ही बिस्तर से धीरे से नीचे उतरी और अपनी नजर इधर उधर को घबराई हुई नजरों से किसी को ढूंढने लगी। उसने अपने हाथों की कलाइयों से अपने होंठ और अपने चेहरे को पोंछते हुए
घबराए चेहरे के साथ वह धीमे कदमों से उसे पूरे कक्ष में ढूंढने लगी। उसने हकलाते हुए आवाज देना चाहा, पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। वह इतनी डरी हुई थी कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। श्रेया अपने होश खोए हुए स्नान घर में जाकर उसे ढूंढने लगी। वो लड़खड़ाते हुए उसका नाम लेने की कोशिश कर रही थी। वो पूरे कक्ष में अपनी डरी हुई नजरों से उसे खोज रही थी। उसकी आंखों में भरे हुए आंसू अब उसके गालों पर बहने लगे। उसके चेहरे पर पसीना उभरा हुआ था। वो दीवालों और स्तंभ के सहारा लेते हुए उसे लगातार आवाज लगाने की कोशिश कर रही थी। उसने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, आरव, कहाँ हो तुम? प्लीज जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। अचानक ही उसके कदम लड़खड़ाए और वो सीधा पानी में छपाक की आवाज के साथ गिर गई। पानी में गिरते ही उसे थोड़ा होश आया। उसने जल्दी से अपना सर बाहर निकाला और जल्दी जल्दी सांसें लेने लगी, लेकिन फिर बिना देरी किए हिंगभंगाते हुए पानी से बाहर निकल आई। उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाकर फिर से आरव को ढूंढने की कोशिश की, पर वो उसे वहां पर भी ना मिला। उसने जल्दी से अपने कदम कक्ष से बाहर की ओर बढ़ा दिए। उसे ढूंढते हुए वो कक्ष से बाहर आ गई। अब उसके कदम तेज हो गए। वो पूरे गलियारे में बने हुए हर एक कक्ष की जांच करने लगी, पर हर बार की उसे निराशा ही हाथ लगती। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भरता जा रहा था। अचानक ही उसने अपने कदम एक कक्ष की तरफ तेजी से बढ़ा दिए। वो उसकी खुशबू को सूंघ पा रही थी। उसके कदम गलियारे के सबसे अंत में बने हुए कक्ष की तरफ बढ़ने लगे। वो अपने तेज कदमों के साथ तुरंत ही उस कक्ष में प्रवेश कर गई। सभी सैनिक उसे देख रहे थे, परंतु उनमें से किसी के पास कुछ कहने का साहस नहीं था। वे सभी श्रेया को हैरान और सवालों भरी नजरों से देख रहे थे, क्योंकि उसकी हालत इस समय बहुत खराब थी। वो पूरी तरह पानी में भीगी हुई थी। उसका पूरा चेहरा, लंबे काले कमर तक आते बाल पूरी तरह भीगे हुए थे। उनमें से लगातार पानी टपक रहा था। उसका भीगा हुआ सफेद वस्त्र जमीन की चिकनी सतह पर घिस रहा था, जिससे वो जहां भी जा रही थी उसके पीछे पानी के निशान बनते जा रहे थे। श्रेया ने कक्ष के अंदर प्रवेश किया तो उसके कदम रुक गए। वो उस कक्ष को चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर कर उसे ढूंढने लगी। उसका चेहरा डर और घबराहट के कारण पीला पड़ा हुआ था। पानी की बूंदें लगातार उसके बालों से होते हुए चेहरे पर से नीचे टपक रही थी। उस कक्ष की छत से बहुत ही बड़े बड़े सफेद रंग के पर्दे लगे हुए थे, जो उस खाली कक्ष की सुंदरता को और बढ़ा रहे थे। उस कक्ष में हर जरूरी स्थानों पर सफेद जालीदार पर्दे लगे हुए थे। खिड़कियों पर, वहां की मेजों पर भी सफेद वस्त्र ही बिछे हुए थे, जो उस कक्ष को पूरी तरह से शांतमय बना रहे थे। वो लंबे और बड़े बड़े पर्दे हवा में लहरा रहे थे। उन्हीं पर्दों के बीच शैतान मालिक का काले रंग का वस्त्र और उनका शांत चेहरा दिखाई दे रहा था। इस समय उनके चेहरे पर कोई मुखौटा नहीं था। वो इस समय एक ऊंची से शिला पर ध्यानमग्न थे। वो कक्ष बहुत ज्यादा हवादार था। उस शांत कक्ष में सिर्फ हवाओं का शोर और पर्दों की फड़फड़ाहट सुनाई दे रही थी। वहां पहुंचते ही श्रेया के हृदय में एक शांत भाव उत्पन्न होने लगा। उस कक्ष को देखकर लग रहा था कि वो कक्ष सिर्फ ध्यान करने के लिए बनाया गया था। श्रेया ने जैसे ही श्रेयांश की एक झलक देखी, उसकी आंखों में अब तक रुके हुए आंसू झरने की तरह बह गए और अपना स्वप्न याद आते ही उसके होंठ रोने के लिए बिगड़ने लगे। वो जल्दी से अपनी उसी अवस्था में उसकी तरफ भागी। जैसे जैसे वो उसके करीब पहुंच गई थी, उसकी रोने की आवाज बढ़ती जा रही थी। किसी की आहट पाकर श्रेयांश की आंखों की पुतलियां हिली और उसकी भौहें सिकुड़ गई। श्रेया जैसे ही उसके पास पहुंची और बिना कुछ सोचे समझे उसे जल्दी से गले लगा लिया। श्रेया ने उसके गले में बाहें डालकर उसे कसकर पकड़ते हुए बहुत तेज आवाज में रोने लगी। श्रेयांश ने अपनी आंखें झटके से खोल दी और उठकर खड़ा हो गया। उसने हैरानी से श्रेया की तरफ देखा। उसने खड़े होते हुए श्रेया को कमर से कसकर पकड़ लिया। सहारा पाकर श्रेया ने तुरंत ही अपने दोनों पैर उसकी कमर के चारों तरफ लपेट लिए। उसने अपने हाथों और पैरों से उसके शरीर को कसकर जकड़ते हुए उसके गले में मुंह छिपाकर जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज उस शांत कक्ष में गूंजने लगी। श्रेयांश का चेहरा डर और घबराहट से भर गया। उसने घबराई हुई आवाज में पूछा, श्रेया, श्रेया क्या हुआ तुम्हें? श्रेयू, क्या किसी ने कुछ कहा है? श्रेयू, चुप हो जाओ, बताओ तो क्या हुआ? क्या तुमने कोई बुरा स्वप्न देखा? वो उसे चुप कराने की कोशिश करते हुए उसकी पीठ को सहला रहा था। उसने उसका चेहरा अपनी गर्दन से निकालने की कोशिश की, परंतु वह अपना चेहरा हटाने को तैयार ही नहीं थी। उसके आंसू श्रेयांश की गर्दन को पूरी तरह से भिगो रहे थे, जिससे उसके हृदय में बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी।
उसने अपनी घबराई हुई आवाज में उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, श्रेया, चुप हो जाओ। देखो, हम यहाँ हैं ना तुम्हारे पास। क्या तुमने सत्य में कोई बुरा स्वप्न देखा है? श्रेया बात सुनकर वो और जोर से रोते हुए, अपनी आंखें बंद किए हुए, सिर हाँ में हिला दिया। श्रेया का आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा बेहद ही प्यारा लग रहा था। रोने और पानी में भीगने की वजह से उसका चमकदार चेहरा लाल होने लगा था। उसकी छोटी सी नाक रोने के कारण लाल हो गई। श्रेया ने अपनी रोती हुई आवाज में कहा, मैंने देखा कि तुम मुझसे दूर जा रहे हो और तुम्हें कुछ हो गया है। तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाह रहे थे। तुमने मुझे छोड़ दिया। उसने फिर से कहा, तुमने मुझे छोड़ दिया, और तुरंत ही उसकी गर्दन में अपना मुंह छुपाते हुए फिर से फूट कर रोने लगी। श्रेयांश के हृदय में एक भय उत्पन्न होने लगा। उसका डरा और घबराया हुआ चेहरा बिल्कुल गंभीर हो गया। उसने उसे अपनी धीमी आवाज में उसे शांत कराते हुए कहा, श्रेया, देखो, हम कहीं नहीं जा रहे, हम यही हैं तुम्हारे पास। श्रेया के भीगे होने के कारण श्रेयांश के वस्त्र भी गीले हो गए। श्रेयांश ने खुद से लिपटी हुई श्रेया के चेहरे को अपने गर्दन से बाहर निकालते हुए एक हाथ से उसके शरीर को संभाले हुए दूसरे हाथ से उसके चेहरे को पकड़कर अपने सामने किया और ध्यान से उसके लाल हुए चेहरे और सूखे हुए होठों को देखने लगा। उसने उसके पूरे चेहरे पर नजर फिराई और फिर अपना हाथ उसके सर के पीछे ले जाते हुए उसके सूखे हुए लाल होठों पर अपने ठंडे होंठ रख दिए और बहुत ही प्यार से उसके रुई जैसे मुलायम होठों को अपने मुंह में भरकर चूमने लगा। इससे श्रेया चुप तो हो गई, मगर उसके आंसू अब भी बह रहे थे। श्रेयांश के हाथ उसके भीगे हुए वस्त्रों पर चल रहे थे। वो अपना चेहरा घुमाते हुए लगातार उसके होठों को धीरे धीरे चूम रहा था। वो उसके होठों को अपने होठों में लिए हुए ही वहां से अदृश्य हुआ और सीधा अपने कक्ष में दिखाई दिया। उसकी नजरें एकटक उसके चेहरे पर बनी हुई थी। श्रेया अब धीरे धीरे चुप होने लगी थी, पर वह अभी भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसे सांस लेने में समस्या हो रही थी, लेकिन फिर भी उसे खुद से दूर करने के लिए कोई हरकत नहीं कर रही थी। श्रेयांश अपने कक्ष में द्वार के पास खड़ा हुआ था। उसकी गोद में श्रेया उससे लिपटी हुई थी। उन दोनों के होंठ अब भी आपस में जुड़े हुए थे। जब श्रेयांश ने उसे कोई हरकत ना करते देखा तो उसने स्वयं ही उसके होंठ छोड़ दिए। होंठ छूटते ही श्रेया जोर जोर से सांसें लेने लगी। श्रेयांश की सांसें अभी भी पहले जैसे ही शांत थी। वो बस शांत खड़ा रहकर उसे देख रहा था। उसने फिर से पूछा, श्रेया, क्या तुम ठीक हो? उसकी आवाज सुनकर श्रेया को अपना स्वप्न याद आ गया। उसका चेहरा दोबारा रोने जैसा हो गया। उसके आंसू फिर से बहने लगे। उसे फिर से रोते देख श्रेयांश ने अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए और उसे चूमने लगा। श्रेया की मुट्ठियां कस गई। वो अब अपने सपने को भूलकर उसके प्यार में खोने लगी। श्रेयांश का भी स्वयं पर से संयम हटने लगा। वो उसे उठाए हुए ही धीरे धीरे ले जाकर उसके और अपने भीगे वस्त्रों के साथ ही बिस्तर के पास ले जाने हुए नीचे झुकते हुए बिना अपने होठों को उससे अलग किए उसे बिस्तर पर लिटा दिया और स्वयं उसके ऊपर आ गया। श्रेया को कमर से पकड़ते हुए उसे बिस्तर के बीचों बीच लिटा दिया और स्वयं के शरीर का पूरा भार उसके शरीर पर छोड़ते हुए उसके भीगे हुए चेहरे को चूमने लगा। श्रेया के हाथ धीरे धीरे उसके बालों में चलने लगे। श्रेया की पीठ पर रखे हुए श्रेयांश के हाथ उसकी कमर की तरफ बढ़ने लगे। वह अपना हाथ उसके वस्त्रों पर बंधी हुई पट्टी की तरफ लाते हुए धीरे से उसके वस्त्रों की पट्टियों को खोलने लगा। वस्त्रों की सफेद पट्टी खुलते ही उसका पहना हुआ वस्त्र ढीला हो गया। श्रेयांश धीरे धीरे अपना हाथ उसके वस्त्र के अंदर ले जाते हुए उसके पेट को सहलाने लगा। वस्त्र खोलने के कारण श्रेया की सफेद सुराहीदार गर्दन दिखाई देने लगी। श्रेयांश अपनी आंखें खोले हुए उसके शरीर के सफेद और चमकदार त्वचा को एकटक निहारते हुए अपनी नजरों में बसाने लगा। अब उसने श्रेया के गर्दन के पास के वस्त्र भी हटाते हुए उसके कंधों पर सरका दिए, जिससे उसका सफेद रंग का आंतरिक वस्त्र दिखाई देने लगा, जिससे सिर्फ उसका वक्ष ढका हुआ था। श्रेयांश अब उसके गर्दन के हर एक हिस्से को बहुत ही प्यार से चूमने लगा। वो उनकी गर्दन पर खुले मुंह से उसके रुई जैसे मुलायम और सफेद बदन के हर एक हिस्से पर खुले चुंबन दे रहा था। श्रेयांश के हाथ उसकी पूरी कमर को धीरे धीरे अपनी उंगलियों से सहला रहा था। श्रेया की पतली कमर उसके बड़े हाथों में लगभग पूरी तरह समाई जा रही थी। उसके छुअन से श्रेया मदहोश सी होने लगी। वह अपना स्वप्न पूरी तरह से भूल गई। वो उसके हाथों और उनके शरीर गर्माहट को अपने शरीर पर महसूस करने लगी। उसका छोटा सा हृदय जो थोड़ी देर पहले डर और दुख से भरा हुआ था, अब उसमें प्रेम की ज्वाला बढ़ने लगी। उसके हृदय की धड़कन लगातार बढ़ती ही जा रही थी। श्रेयांश धीरे धीरे उसकी गर्दन से होते हुए
उसकी कंधों को चूमने लगा। अब वो अपने ठंडे होठों को उसके कंधों से नीचे लाते हुए धीरे धीरे उसके वक्ष की तरफ बढ़ने लगा। उसके हाथ अब अपने संयम से बाहर जाकर वस्त्रों के अंदर से पूरी पीठ पर घूमने लगे। वो अब उसके आंतरिक वस्त्रों को भी निकालना चाह रहा था। उसकी आंखों में उसे पूरी तरह से अपना बनाने का लालच दिखाई देने लगा। उसके सफेद बदन को देखते हुए उसने पूरी तरह से अपना संयम खो दिया और अब वो धीरे धीरे उसके उभरे हुए वक्ष की तरफ बढ़ने लगा। उसके होंठ उसके गर्दन के तिल को चूमते हुए धीरे धीरे उसके वक्ष के बीचों बीच बनी हुई घाटी को चूमने लगा। उस स्थान पर चूमने के कारण श्रेया के हृदय की गति बहुत तेज हो गई, जो श्रेयांश को अपने होठों पर महसूस होने लगी। श्रेया की धड़कनों की गति इतनी तेज थी कि उसके शरीर के आंतरिक धड़कन बाहर तक हल्की हल्की ऊपर नीचे होती दिख रही थी। उसके हृदय की गति सुनते ही श्रेयांश होश में आया और ध्यान से उसकी दिल को धड़कते हुए सुनने लगा। उसके होंठ श्रेया के वक्ष के अभी भी बहुत ही करीब थे। अचानक ही उसके मस्तिष्क में श्रेया की बात गूंजी, अगर ये फिर से तुम्हारे लिए धड़कने की कोशिश करेगा तो हम इसे निकाल कर फेंक देंगे। इतना याद आते ही श्रेयांश का चेहरा तुरंत ही गंभीर हो गया। उसकी नजरें सख्त हो गई। उसने तुरंत ही अपना चेहरा ऊपर कर श्रेया को देखा तो पाया कि श्रेया की आंखें बंद थी। उसका चेहरा शर्म से पूरी तरह से लाल हो चुका था। उसके होंठ पूरे लाल हो चुके थे, परंतु उसकी सांसों की गति बहुत धीमी थी। उसकी पकड़ भी श्रेयांश के शरीर से ढीली हो गई। श्रेयांश उसके ऊपर वैसे ही लेटे हुए अपने हाथ उसके चेहरे को पकड़कर धीरे से उसका नाम बुलाया, श्रेया। परंतु श्रेया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सो चुकी थी। श्रेयांश का चेहरा अब भी गंभीर ही था। उसने अपने गंभीर भाव वाले चेहरे के साथ उससे दूर होना चाहा, तो श्रेया ने जैसे ही अपनी शरीर को मिल रही गर्माहट को खुद से दूर जाते हुए महसूस किया। उसके खुले हुए शरीर पर ठंडक का एहसास होने लगा, जिससे उसने उसकी गर्दन और अपने पैरों को उसके शरीर पर कसते हुए वापस से उसे जकड़ लिया, जिससे श्रेयांश फिर से उसके शरीर से चिपक गया और उसका चेहरा सीधे उसके वक्ष से जा लगा। उसके होंठ श्रेया के वक्ष के बीच बनी हुई घाटियों को छूने लगे। श्रेयांश ने अपनी आंखें बंद कर स्वयं को शांत करने का प्रयास किया और धीरे से उसके पैरों को अपनी कमर से उतारते हुए आराम से बिस्तर पर रख दिया और फिर उसके वस्त्रों से उसके शरीर को फिर से ढक दिया, क्योंकि वो उसके शरीर को देखकर अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा था। श्रेयांश अब भी नहीं उठ पा रहा था, क्योंकि श्रेया ने उसी गर्दन के चारों तरफ अपने हाथ कसकर लपेटे हुए थे। वो भले ही सो रही थी, पर उसने अपने हाथ बिल्कुल भी ढीले नहीं किए थे। श्रेयांश को मजबूरन उसे कमर से पकड़ते हुए फिर से अपनी गोद में उठाना पड़ा। श्रेयांश उसे अपने शरीर से सटाए हुए एक हाथ से उसके शरीर को संभालते हुए हौले से बिस्तर से नीचे उतर गया और गीले हो चुके बिस्तर और चादर को तुरंत ही अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से बदल दिया और फिर श्रेया को ले जाते हुए बिस्तर पर आराम से सीधा लिटा दिया। उसने बिना देरी किए उसके वस्त्र भी अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से बदल दिए। इस दौरान श्रेया की पकड़ थोड़ी देर हुई, जिससे श्रेयांश ने धीरे से अपने दोनों हाथों से उसके हाथ पकड़कर अपनी गर्दन से अलग किए और उसके माथे को चूमते हुए उठ खड़ा हुआ। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभरी हुई थी। वो बहुत मुश्किल से स्वयं को संभाले हुए था। श्रेया को चादर से ढकने के बाद तुरंत ही स्नान घर की तरफ चला गया, क्योंकि उसकी दशा बहुत बिगड़ी हुई थी और इधर बिस्तर पर श्रेया आराम से सोती रही। शैतान मालिक कई दिनों के पश्चात राज्यसभा में आने वाले थे। उनके आने की खबर सुनकर वहां का माहौल तनावपूर्ण हो गया। सभी अत्यंत भयभीत हो गए। शैतान मालिक के विषय में चल रही चर्चाओं के कारण वहां पर मौजूद सभी मंत्रीगण के मन में सवालों की लंबी कतार लगी हुई थी, परंतु कोई भी अपने सवाल को शैतान मालिक के समक्ष रखने का दुस्साहस नहीं कर सकता था। शैतान मालिक ने सभा में प्रवेश किया। सभी अपने अपने स्थान से खड़े होकर तुरंत घुटनों पर बैठे गए और अपना सर जमीन में झुका लिया। शैतान मालिक अपने पुराने स्वरूप में वापस आ चुके थे। उन्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वह किसी के लिए आंसू भी बहा सकते हैं, किसी की अपने जीवन से ज्यादा परवाह कर सकते हैं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उनका काला बागा उनके चलने के साथ साथ फड़फड़ा रहा था। उनके काले रंग का मुखौटा उनके चेहरे पर हमेशा की तरह लगा हुआ था, जिससे उनके गाल के कुछ हिस्से, माथे के ऊपरी हिस्से और भौहें ढकी हुई थी। वे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे उनके आसपास का माहौल ठंडा होता जा रहा था। वह अपने ठंडे व्यक्तित्व के साथ चलते हुए बिना किसी की तरफ ध्यान दिए सीधे जाकर ऊंचे और बड़े से सिंहासन पर बैठ गए और अपना हाथ आगे करते हुए सभा प्रारंभ करने का आदेश दिया। सभी मंत्री उनके बैठते ही खड़े होकर अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए और सभा की कार्रवाई शुरू हो गई।
सेनापति आयुष्मान और पुरुषोत्तम अपने अपने स्थानों पर खड़े हुए थे। पुरुषोत्तम शैतान मालिक की नीचे वाली सीढ़ियों पर खड़ा होकर उनकी बातें सभा में बता रहा था। सेनापति आयुष्मान अपने गंभीर चेहरे के साथ पूरे राज्य और उसके आसपास के सभी नगरों में हो रही हलचल की जानकारी दे रहे थे। उन सभी के चेहरे पर अत्यंत ही गंभीर और डरे हुए भाव थे। सेनापति आयुक्त अपना सर नीचे झुकाए हुए सेनापति आयुष्मान की खाली कुर्सी के पीछे खड़ा हुआ था। सभा काफी देर तक चली। दोपहर का प्रहर समाप्त हो चुका था। अंततः सेनापति आयुष्मान ने एक आखिरी बात शैतान मालिक के समक्ष रखते हुए कहा। सेनापति आयुष्मान ने अपना सर झुकाते हुए थोड़ा डरते हुए कहा, मालिक, हमारे साम्राज्य के सभी प्रजाजनों में ये जानने की अत्यंत उत्सुकता है कि उनकी होने वाली महारानी और मालकिन कौन है। उन सब की तरफ अपनी कठोर और ठंडी नजरों से देखते हुए शैतान मालिक ने कहा, क्या हमें उन सबको ये बताने की आवश्यकता है? परंतु फिर उन्हें श्रेया तब खुशी से चमकता हुआ चेहरा, विवाह के नाम पर उसका उछलना और खुश होना याद आया। तो उन्होंने स्वयं को शांत करते हुए कहा, ठीक है, कल हमारे विवाह की पूर्ण तैयारी कर दी जाए और साम्राज्य के सभी नगर वासियों को हमारी विवाह के लिए आमंत्रण दे दिया जाए। उनके इस प्रकार की ऐलान को सुनकर वहां उपस्थित सभी मंत्री और उनके सहयोगी अपना सर उठाकर शैतान मालिक की तरफ आश्चर्य से देखने लगे। सेनापति आयुष्मान, पुरुषोत्तम और आयुक्त भी हैरानी से उन्हें देखने लगे। हर कोई अचानक शैतान मालिक के मुख से विवाह की बात सुनकर हैरान हो गए, और उससे भी ज्यादा हैरान तो वे सभी इस बात से थे कि उन्होंने पूरे नगर को आमंत्रित किया है। क्योंकि शैतान मालिक को लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था, और खासकर साम्राज्य के निवासियों से। वो उन सबको एक तुच्छ प्राणी के रूप में देखते थे जो किसी काबिल नहीं थे। शैतान मालिक ने फिर से अपनी ठंडी और गहरी आवाज में उन सबकी तरफ देखते हुए कहा, क्या हमें फिर से अपनी बात दोहराने की आवश्यकता है? उनकी कठोर आवाज सुनकर वहां का माहौल सर्द हो गया, और वहां के लोगों ने तुरंत ही अपना सर नीचे झुकाते हुए घुटनों पर बैठ गए। वे सभी समझ गए कि वो शैतान मालिक को नाराज कर रहे हैं। शैतान मालिक को अब श्रेया की याद आ रही थी। उन्होंने सभा समाप्ति का आदेश दिया और तुरंत ही वहां से अदृश्य हो गए। उनके जाते ही वहां का ठंडा वातावरण भी हट गया और सभी ने गहरी सांस ली। शैतान मालिक के आदेश को सुनकर वे सभी अत्यंत हैरान थे। सब ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखते हुए बातें करने के लगे। क्या सच में कल ही शैतान मालिक विवाह करने जा रहे हैं? परंतु इतनी शीघ्र? आखिर ऐसी कौन सी स्त्री आ गई शैतान मालिक के जीवन में जिसके लिए वे इतने उत्सुक हैं? पूरी सभा में शोर को शुरू हो गया। शैतान मालिक वहां से अदृश्य होकर श्रेया के पास कक्ष में पहुंच गए। इस समय श्रेया बिस्तर पर उदासी से अपने घुटनों को गले लगाकर उस पर अपना सर रखे बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई खुशी के भाव नहीं थे। प्रातः काल के सपने के कारण वो बहुत ही डरी हुई थी। श्रेयांश को अपने सीने में चुभन सी महसूस हुई। उसने स्वयं से कहा, सिर्फ हमसे दूर जाने के स्वप्न से ही वो इतनी उदास और दुखी हो गई है, तो आखिर हमने ये कैसे सोच लिया था कि वो हमारा साथ छोड़कर किसी और के पास जा सकती थी? उसे खुद की सोच पर ही हंसी आए। उसने श्रेया की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। श्रेयांश अपने धीमे कदमों के साथ उसके पास पहुंचा और बिस्तर पर उसके पैरों के पास बैठ गया। श्रेया ने इस समय जालीदार हल्के नीले रंग का वस्त्र पहना हुआ था, जिसमें उसके गोरे हाथ साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उसके आधे काले बाल ऊपर की तरफ फूलों की बने हुए एक सुंदर से जूड़े से लगे हुए थे। उसके बालों में जालीदार नीले रंग का वस्त्र उसकी कमर तक लहराते हुए बालों तक लटक रहे थे। बालों की कुछ लटें उसके चेहरे को चूम रही थी। खूबसूरती से भरा सफेद चमकता हुआ चेहरा, होंठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे लाल, और बड़ी आंखें, उस पर से उसकी छोटी सी नाक, जो उसकी काया को और भी खूबसूरत बना रही थी। परंतु उसके चेहरे पर मुस्कुराहट की कमी उसके चेहरे की सुंदरता को फीका कर रही थी। जैसे ही श्रेया ने किसी की आहट महसूस की, उसने अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखा और झट से उठते हुए उसे गले से लगा लिया और अपनी गर्दन दूसरी तरफ घुमाते हुए उससे पूछा, कहाँ गए थे तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। श्रेयांश ने धीरे से उसकी पीठ पर अपने हाथ रखते हुए उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया और प्यार से उसके बालों को चूमते हुए पूछा, क्या तुमने भोजन किया? श्रेया ने अपना सिर नामे हिला दिया। श्रेयांश ने ताली बजाई। ताली बजाते ही एक सैनिक भागते हुए अंदर आया और डरते हुए और बिना सर ऊपर उठाए आदेश का इंतजार करने लगा। शैतान मालिक ने अपनी कठोर और गंभीर आवाज में कहा, भोजन का प्रबंध कराया जाए। आनंद भवन में आज सभी हैरान थे कि आज उन्हें कोई भी शोर शराबा क्यों नहीं सुनाई दिया। आज पूरे महल में इतनी शांति कैसे है?
वैशाली प्रभात से लेकर अब तक श्रेया के बाहर आने का इंतजार कर रही थी, परंतु श्रेया नहीं आई तो वह उदासी से अपना कार्य संपन्न करने लगी। केतकी देवी भी थोड़ी परेशान हो गई थी। वे महल में जाकर जानना चाहती थी श्रेया के स्वास्थ्य के बारे, परंतु राज्य के आवश्यक कार्य के कारण वो बहुत व्यस्त थी। सभी स्त्रियां कल की हुई घटना के बाद माया के बारे में बातें कर रही थी और उसकी हंसी उड़ा रही थी। प्रातः काल के बाद से माया अपने कक्ष से बाहर नहीं निकली थी। लोगों के हंसने की आवाज अब भी माया कानों में गूंज रही थी। वो अपने बड़े से कक्ष में अपने बिस्तर पर गुस्से से बैठी हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी। उसे प्रातःकाल के हुआ वाकया याद आया। जैसे ही वह अपने कक्ष से बाहर निकली, वहां की सभी स्त्रियां उसे देखकर उसके बारे में बातें करने लगी और उसकी हंसी उड़ाने लगी, जिसे देखकर माया को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसका हृदय जल उठा। उसके हृदय में श्रेया के लिए बेतहाशा नफरत भर गई। उसने चादर को अपनी मुट्ठी में कसते हुए कहा, श्रेया, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुमने हमारे इतने वर्षों की बनाई हुई इज्जत और मान सम्मान को इस तरह धूमिल कर दिया। तुम हमारे साथ उलझने के लिए बहुत पछताओगी। मैं तुम्हें मौत से भी बदतर सजा दूंगी। तुम्हें मारने के बाद चाहे मेरा जो भी हश्र हो, मुझे स्वीकार है, परंतु तुम्हें मैं जीवित नहीं छोड़ूंगी। उसने अपने दांत पीसते हुए हर एक शब्द चबा चबा कर कहा। उसके शब्दों में श्रेया के लिए इतनी नफरत भरी हुई थी कि यदि श्रेया इस समय उसके समक्ष होती तो वह चाकू से सीधा उसके गर्दन पर वार करती और अपने एक ही वार से उसके प्राण ले लेती। दूसरी तरफ उस भयानक गुफा में अभी भी यज्ञ चल रहा था। वो यज्ञ लगभग पूर्ण होने वाला था। यज्ञ को पूर्ण होते देख उस अनजान शख्स की खतरनाक हंसी फिर से गूंजने लगी। उसने जोर जोर से हंसते हुए कहा, उत्तम, हमारा कार्य संपूर्ण होने वाला है। हम तुम्हें इसका इनाम अवश्य देंगे। क्या रचना की है तुमने? अपनी शक्तियों का उपयोग कर कुछ रचना करते हुए हरे वस्त्र पहने साय ने कहा। उसके पैर हवा में थे। उसने कहा, मालिक, ये सब आपका ही सिखाया हुआ ज्ञान है जो आज आपके काम आ रहा है। मुझे तो शैतान मालिक ने मार ही दिया है। उसने मेरा पूरा राज्य नष्ट कर दिया। मेरे इतने वर्षों की मेहनत, मान सम्मान सब आग में जलाकर खाक कर दिया। मैं भी अब उसकी प्रेमिका श्रेया के शरीर का रक्त पीकर उसके शरीर को इसी तरह आग में जलाकर राख कर दूंगा। अंधेरे से आती आवाज ने कहा, तो उसकी प्रेमिका का नाम श्रेया है। नाम तो काफी खूबसूरती से रखा गया है। क्या वह भी अपने नाम की तरह ही खूबसूरत है या फिर? उत्तम ने उनकी बात का बीच में ही जवाब देते हुए कहा, मालिक, उसकी सुंदरता की व्याख्या करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। हमें तो लगता है इस संसार में उसके जैसी खूबसूरत महिला कोई होगी ही नहीं। उसकी बात सुनकर वह आवाज फिर से जोर जोर से हंसी। तुम तो अभी भी उसके खूबसूरती के कायल हो। उत्तम ने बिना भाव वाले चेहरे और पूरी तरह से लाल आंखों के साथ कहा, मालिक, मैं उसकी खूबसूरती का कायल था, परंतु अब नहीं। अब मेरा बस एक ही लक्ष्य है, उसको अपने हाथों से मृत्यु देना और शैतान मालिक को मरते हुए देखना। उस खतरनाक आवाज ने कहा, क्या शैतान उससे इतना प्रेम करता है कि उसके वियोग में प्राण भी त्याग दे? मालिक, इस बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, किंतु हाँ, जब उसे विष दिया गया था तो उस शैतान मालिक को बहुत क्रोध आ गया था। उसने एक झटके में ही मेरा पूरा राज्य और वहां के लोगों को नष्ट कर दिया। हमें आज भी अपनी मृत्यु का वो मंजर याद है। मालिक, उसे शायद पहले से ही ज्ञात है कि मैं अभी भी इस धरती पर उपस्थित हूँ। उसकी बात सुनकर वह लाल आंखों वाला अंधेरे में गुम शैतान और जोर से हंसा। उसने कहा, तुम जैसे बेवकूफ के साथ ऐसा ही होगा। अपने मालिक की बात सुनकर उसकी मुट्ठी कस गई। एक बार फिर उस शैतान की कठोर आवाज उस गुफा में गूंजी, काफी बुद्धिमान और शक्तिशाली है ये। वैसे काफी अच्छा इस्तेमाल किया है इसने मेरे शरीर का। उस उत्तम ने अपना सर झुकाते हुए कहा, मालिक, कार्य पूर्ण हो चुका है। अब आप इस शरीर में प्रवेश कर इस गुफा से बाहर निकल सकते हैं। उसकी बात सुनकर उस शैतान की लाल आंखें चमक उठी। उसने जैसे ही उस अंधेरे से बाहर आने की कोशिश की, उसे एक जोर का झटका लगा और पूरी गुफा में उसकी चीख गूंज गई। इतनी भयानक चीख सुनकर उत्तम भी डर गया। उसने डरते हुए अपने मालिक से पूछा, क्या हुआ मालिक, अभी भी कोई परेशानी है? उसके मालिक ने स्वयं को संभालते हुए उसकी थोड़ी सी कमजोर आवाज बोला, हम ठीक हैं, परंतु हमें लगता है उसे अघोरी ने यहाँ पर कई सारे कवच लगा रखे हैं, जिससे हमारी आत्मा अपने स्थान से बाहर नहीं जा पा रही। हम अपने आजाद होने की खुशी में लगभग भूल ही गए थे कि यहाँ पर और भी कई कवच लगे हैं हमें बंदी बनाए रखने के लिए। अगर ये कवच ना होते तो हम कब का यहाँ से आजाद हो चुके होते। उत्तम के साय ने कहा, तो इसके लिए मालिक, अब हमें क्या करना होगा?
आप बात सुनकर कुछ समय के लिए पूरी गुफा में शांति छा गई। उस अंधेरे में से कुछ समय पश्चात फिर से आवाज आए, इसके लिए तुम्हें किसी ऐसे पवित्र आत्मा वाले मनुष्य का रक्त लाना होगा जिसकी गर्दन के बीचों बीच गहरा काले रंग का निशान हो या कोई तिल हो। अपने मालिक की बात सुनकर उसने याद करने का प्रयत्न किया और फिर तुरंत कहा, हाँ मालिक। शैतान मालिक की प्रेमिका श्रेया, उसकी गर्दन के बीचों बीच एक काला तिल है जो उसके शरीर को अत्यंत ही आकर्षक बनाता है। उस अंधेरे में गुम हुए व्यक्ति की आवाज फिर से आए, तुम आज रात्रि उसके रक्त का बंदोबस्त करो, हमें यहां से आजाद होना है, शीघ्र अति शीघ्र। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, शीघ्र करो। उत्तम का साया अपने मालिक की आज्ञा मानते हुए तुरंत ही वहां से गायब हो गया। अंधेरे में गुम व्यक्ति ने फिर से अपने मजाकिया भरे स्वर में कहा, शैतान मालिक को मारने के लिए उसी की प्रेमिका का रक्त मुझे आजाद करेगा। वैसे मैं भी बहुत उत्सुक हूं उसकी उस प्रेमिका को देखने के लिए। एक राजा को आवश्यकता तो एक प्रेमिका की अवश्य ही होती है। क्या पता मुझे ही उसकी प्रेमिका पसंद आ जाए। कितना आनंद आएगा। उसकी इतने वर्षों की मेहनत, उसका बनाया हुआ साम्राज्य, उसका स्थान और उसकी प्रेमिका, सब कुछ मेरे। हा 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 हा। और फिर काफी जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे क्षेत्र में गूंजने लगी। खतरनाक हंसी का शोर सुनकर वहां के काले बादल और घने होने लगे। सूखे हुए पेड़ों पर बैठे हुए सभी काले रंग के पक्षी काले बादल में मंडराने लगे। उनकी डर से भरी चहचहाहट का शोर उस डरावने और भयावह स्थान में गूंजने लगा। अब तक पूरे साम्राज्य में अंधेरा छा चुका था। पूरा साम्राज्य मसालों की रोशनी से प्रकाशित हो रहा था। दोनों महल भी पूरी तरह से वहां की दीवारों पर लगे हुए मसालों से अंधेरे में को दूर करते हुए प्रकाश दे रहे थे। चांद अपने पूर्ण आकार में आकाश में चमक रहा था। सभी लोग पूरे दिन के अंतिम भोजन की तैयारी कर रहे थे। दोनों ही महल में पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ था। रात्रि की ठंडी हवाएं धीमी धीमी बह रही थी। शैतान मालिक का कक्ष, उनका कक्ष दियों की रोशनी और मसालों के उजाले में पीले रंग की रोशनी में प्रकाशित हो रहा था। दोनों तरफ की खुली हुई खिड़कियों से हवाएं कक्ष के भीतर प्रवेश कर रही थी। दाएं तरफ वाली खिड़की के पास शैतान मालिक अपने काले रंग के बागे में किसी सोच में खोए हुए खड़े थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। हवाओं की गति के कारण उनके काले बाल हल्के से लहरा रहे थे। खिड़की के किनारों पर रखे हुए उनके हाथों की बड़ी बाजुएं हवा के कारण फड़फड़ा रहे थे। उनका खूबसूरत सा चेहरा चांद की रोशनी में चमक रहा था। श्रेया अपने वस्त्रों को सही करते हुए स्नान घर से बाहर निकली और फिर अपनी नजरें पूरी कक्ष में घुमाते हुए श्रेयांश को ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर बिस्तर की दूसरी तरफ से उड़ रहे पर्दों के बीच से श्रेयांश की झलक दिखी, जो खिड़की के पास खड़ा हुआ था। श्रेया ने उसे उदास देखा तो उसने अपने चेहरे को ठीक करते हुए हल्की मुस्कान अपने होठों पर रखते हुए उसके पास पहुंचकर उसके हाथों के नीचे से निकलते हुए दोनों हाथों के घेरों के बीच खड़ी हो गई और उसे निहारने लगी। श्रेयांश ने अपनी काली और गहरी आंखें काले आसमान की तरफ से हटाकर श्रेया के छोटे और खूबसूरत से चेहरे को देखा, जो इस समय उदास सा था परंतु फिर भी खुश रहने की कोशिश कर रही थी। श्रेया ने उसकी तरफ देखते हुए अपने हाथ पीछे कर उसके खिड़की के कोनों पर रखे हुए दोनों हाथों पर अपने एक एक हाथ रखते हुए पूछा, तुम क्यों उदास हो? तुमने तो कोई मेरे जैसा सपना नहीं देखा। श्रेयांश ने उसकी तरफ थोड़ा झुकते हुए कहा, क्योंकि तुम खुश नहीं हो तो भला मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। उसे अपने करीब आते देख श्रेया को सुबह की बात याद आने लगी। उसका चेहरा शर्म से लाल होने लगा। उसने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, तुम पर यह उदासी सूट नहीं करती। तुम पर वो गुस्से और खतरनाक वाला चेहरा ही अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ दूसरों के सामने। फिर उसने हिम्मत कर अपनी नजरें ऊपर उठाते हुए उसकी ओर देखकर कहा, लेकिन मुझे तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत पसंद है, जो कि सिर्फ मेरे लिए मुस्कुराता है, मेरी बातों पर हंसता है। और फिर उस पर गुस्सा दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, ये जो तुमने उदास सा मुंह बनाकर रखा है न, इसे जल्दी से ठीक करो, नहीं तो। श्रेयांश ने उसकी बात बीच में ही काटकर उसके चेहरे के करीब जाते हुए कहा, नहीं तो क्या? उसे इस तरह करीब आते देख उसके शरीर में अजीब सी हलचल होने लगी। वो बार बार अपनी नजरें चुराते हुए अपनी पलकें फड़फड़ा रही थी। श्रेयांश के दोनों हाथों पर रखे हुए उसके हाथों की उंगलियां अजीब सी घबराहट और बेचैनी के कारण अपने आप ही हिलने लगीं। उसने हकलाते हुए अपनी नजरें नीची किए हुए कहा, नहीं तो कुछ भी नहीं। और उसके हाथों के नीचे से निकलकर भागने की कोशिश करने लगी, परंतु श्रेयांश ने अपने हाथ नीचे झुका दिए जिससे वह आगे ना जा पाए।
तो श्रेया ने जल्दी से दूसरी तरफ घूमकर भागने की कोशिश की, पर फिर से श्रेयांश ने अपने हाथों को नीचे कर उसे रोक लिया। श्रेया अभी भी अपना सर नीचे झुकाए अपने होठों को कसकर बंद करे हुए थे, क्योंकि उसके होंठ उसके करीब आने से अजीब सी खुशी के साथ अपने आप ही मुस्कुरा रहे थे। उसका चेहरा बहुत गर्म होता जा रहा था। उसने तुरंत ही अपना चेहरा खिड़की की तरफ कर लिया और अपनी हाथों की उंगलियां एक दूसरे में उलझा ली। श्रेयांश उसकी हरकत पर मुस्कुराने लगा। वो अपनी उदासी लगभग भूल गया। उसने उसके और करीब होकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। श्रेया घबराई सी उसकी बाहों में पूरी तरह से समा गई। श्रेयांश का हाथ उसकी कमर पर कसा हुआ और दूसरा हाथ उसके सीने से होते हुए कंधों को पकड़ते हुए उसे अपने सीने से और सटा लिया और उसके कंधे पर अपनी ठुड्डी रखते हुए अपने आप को थोड़ा झुकाकर गर्दन नीची करते हुए उसके गाल को चूम लिया। श्रेया ने अपनी नजरें झुका ली और अपने दोनों हाथों से उसके हाथों पर पकड़ बनाते हुए सीधी खड़ी हो गई। श्रेया को इस तरह उसकी बाहों में रहने से बहुत सुरक्षित महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों तरफ एक बहुत ही कड़ा वाला घेरा बना है, जिसको पाकर कोई दूसरा उसे करीब नहीं आ सकता। श्रेयांश ने अपनी धीमी आवाज में कहा, श्रेया अपनी आंखें बंद करो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। श्रेया ने अपनी गर्दन घुमाते हुए उसकी तरफ देखा तो श्रेयांश ने उसकी आंखों पर हाथ रखते हुए कहा, इसे बंद करो। उसकी बात मानते हुए श्रेया ने तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी बाहों पर अपनी पकड़ कसकर अपने शरीर का पूरा भार उस पर छोड़ दिया। श्रेया की पीठ श्रेयांश के सीने से लगी हुई थी। दोनों का शरीर एक दूसरे से सटा हुआ था। अचानक श्रेया को अपने आसपास का वातावरण बहुत बदला हुआ सा प्रतीत होने लगा। उसे अपने चेहरे पर ठंडी हवाओं का झोंका महसूस हुआ। उसने धीरे से पूछा, क्या मैं अपनी आंखें खोल सकती हूँ? श्रेयांश ने कहा, हाँ। उसने झट से अपनी आंखें खोली और अपने सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने अपनी नजर चारों तरफ घुमाई तो उसके चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। उसने हैरानी से अपनी गर्दन घुमाकर श्रेयांश की तरफ देखा तो श्रेयांश ने उसके खुशी से चहकते और चांद की रोशनी में चमकते चेहरे को देखकर उसके होठों को धीरे से चूम लिया। श्रेया ने तुरंत ही अपने होठों पर हाथ रखा और जल्दी से अपनी गर्दन आगे घुमा ली और बेहद प्यार से अपने सामने का दृश्य देखने लगी। उसके सामने आसमान में बड़ा सा चांद तारों की टिमटिमाहट के साथ बड़े से काले आसमान को अपनी सफेद रोशनी से प्रकाशित कर रहा था। उसका प्रकाश दूर दूर तक फैले हुए हरे भरे जंगलों में फैला हुआ था। श्रेया इस समय उसी पहाड़ी पर श्रेयांश के साथ खड़ी थी जहां पहले उसका बसेरा अकेले हुआ करता था। श्रेया के सामने थोड़ी ही दूरी पर एक काफी गहरी और चौड़ी खाई, उससे आगे देखने पर बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे थे जो अंधेरे में बिल्कुल काले दिखाई दे रहे थे। श्रेया की नजर जहां तक जा रही थी वहां बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। सब कुछ अंधेरे में भी हरा दिखाई दे रहा था। श्रेया ने श्रेयांश की बाहों से छूटने की कोशिश करते हुए कहा, श्रेयांश छोड़ो मुझे, मुझे जल्दी से सब देखना है। कितना खूबसूरत और कितना सुकून दे रहा है यहाँ का वातावरण। श्रेयांश ने उसे धीरे से छोड़ दिया। श्रेया तुरंत ही भागते हुए अपने आसपास के वातावरण को देखने लगी। उस स्थान पर हरी हरी घास लगी हुई थी। श्रेया जैसे ही पीछे मुड़ी उसकी नजर उस खूबसूरत से रंग बिरंगे पेड़ पर पड़ी जो चांद की रोशनी में चमक रहा था। उसकी पत्तियां आज भी वैसे ही नीचे गिर रही थी। वो जल्दी से उस पेड़ के नीचे गई तो उसे कुछ धुंधली सी तस्वीर दिखाई देने लगी। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा थोड़ा असहज हो गया, परंतु फिर अपने मस्तिष्क के ख्याल को हटाते हुए वहां के वातावरण का आनंद लेने लगी। वो उस पेड़ के नीचे खड़े होकर वहां पर पड़ी हुई रंग बिरंगी पत्तियों को अपने हाथों में इकट्ठा करने लगी और उन्हें इकट्ठा कर चारों तरफ उड़ाने लगी। वो गोल गोल घूमते हुए उस पेड़ का चक्कर लगा रही थी। उसका हल्के नीले रंग का वस्त्र उसके गोरे शरीर पर बहुत ही जच रहा था। चांद की रोशनी पेड़ों की पत्तियों से छनते हुए उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसका खुशी से मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। श्रेयांश बिना किसी भाव के अपना हाथ पीछे किए एकटक उसे देख रहा था। फिर उसने अपनी नजरें घुमाते हुए खाई और पहाड़ों की तरफ कर ली और उस चांद को देखते हुए मन में कहा, हमें ज्ञात है इससे तुम्हें तकलीफ होगी, परंतु हम तुमसे तुम्हारी अज्ञानता में विवाह नहीं करना चाहते। तुम्हें बाद में इससे तकलीफ होगी। हमें इस बात का डर है कि जब तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा तो तुम हमें और भी गलत समझने लगोगी। हम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहते, परंतु तुमसे दूर भी नहीं होना चाहते। इसलिए हमने यह आखिरी कोशिश की कि शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। श्रेया ने श्रेयांश का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए अपने हाथ में लिए हुए फूलों को उसके ऊपर डालने लगी।
इस समय श्रेयांश ने अपना मुखौटा पहन रखा था। श्रेया जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे पेड़ के पास खींचते हुए ले आए और दोनों ही पेड़ के पास टेक लगाकर बैठ गए। श्रेया उन बड़े से पहाड़ों के ऊपर चमकते हुए चांद को देखने लगे। श्रेया ने कसकर उसकी बांह पकड़ी और उसके कंधे पर अपना सर रख लिया। वे दोनों सुकून से एक दूसरे के साथ पेड़ से टेक लगाए बैठे थे। उन दोनों के ऊपर पेड़ की रंग बिरंगी पत्तियां बरस रही थी। श्रेयांश का काले रंग का वस्त्र और श्रेया का नीले रंग का वस्त्र फैला हुआ था, जिस पर गुलाबी रंग की पत्तियां गिरी हुई थी। श्रेयांश श्रेया के सिर के ऊपर अपना सिर टिकाए उसे अपनी बाहें में भरे बैठा हुआ था। दोनों के चेहरा शांति और सुकून से भरा हुआ था। तभी श्रेया ने अचानक कुछ देखा और तुरंत ही अपना सर ऊपर कर लिया, जिससे श्रेयांश का सिर झटके से दूसरी तरफ हो गया। उसने लाचारी से श्रेया की तरफ देखा और पूछा, अब ऐसा क्या देख लिया तुमने? श्रेया ने उसे पकड़कर हिलाते हुए कहा, श्रेयांश वो देखो, टूटता तारा, वो भी कितने सारे। वो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना करने लगी। अक्सर लोग टूटते तारे को देखकर अपने मन में प्रार्थना करते हैं, पर श्रेया उन तारों को देखते हुए खाई के और करीब गई और सीधा खड़े होकर अपने हाथों को जोड़ते हुए अपनी आंखें बंद की और अपनी तेज आवाज में चिल्ला कर कहने लगी, ए टूटते तारे, हम दोनों को इतनी दुआ दे कि श्रेया और श्रेयांश का साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे। वो सिर्फ मेरा रहे और मैं हमेशा उसकी। तारांकन 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 तारांकन। चलिए फिर हम लोग इस प्यार भरे माहौल और वहां के वातावरण का आनंद लेते हुए एक गाना सुनते हैं जो दोनों के ही दिलों के तार से बहुत ही खूबसूरती से जुड़े हुए हैं। आई होप आप लोग को ये सॉन्ग, उनका साथ और ये खूबसूरत सी रात पसंद आए। चमकता दिल, हवाओं का शोर, चांद का उजाला, जंगल में आवाज करते कीड़े और आसमान के टूटते हुए तारे, दिल उनके बीच खड़े हुए दो प्रेमी। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग ये सॉन्ग अपने फोन में चला ले, तब पढ़े, क्योंकि हमने इसकी म्यूजिक पर दोनों के बीच के मोमेंट्स लिखे हैं। अगर आप गाने के साथ पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से फील कर पाएंगे। स्माइलिंग फेस, और सच में ये एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है। आई रियली दिल लव दिस स्माइलिंग फेस। तारांकन 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 सॉन्ग टूटा जो कभी तारा, सिंगर आतिफ असलम, सुमेधा कर्महे। तारांकन 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 तारांकन। छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की अंधेरों में धुन और हवाओं की सरसराहट के बीच बजती हुई ये खूबसूरत सी धुन। स्वर 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 स्वर। तारांकन 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 तारांकन। किसी शाम की तरह तेरा रंग है खिला, मैं रात एक तन्हा, तू चांद सा मिला। श्रेयांश उसकी बात सुनकर रुक गया और फिर अपने भावहीन चेहरे के साथ उसके करीब जाते हुए पीछे से अपने दोनों हाथ आगे लाकर उसके जुड़े हुए हाथों को अपने हाथ से ढकते हुए कहा, तुम्हारी ये दुआ जरूर कबूल होगी। मेल सिंगर, हाँ तुझे देखता रहा किसी ख्वाब की तरह, जो अब सामने है तू हो कैसे यकी भला। श्रेया ने उसकी तरफ घूमते हुए उसके दोनों हाथों को अपने गालों पर रखते हुए उसकी आंखों में प्यार से देखने लगी। फीमेल सिंगर, टूटा जो कभी तारा, सजना वे तुझे रब से मांगा, रब से जो मांगा मिलिया वे। मेल सिंगर, श्रेयांश उसकी आंखों में देखते हुए उसके और करीब हो गया और अपने होठों से उसके होठों को छू लिया। श्रेया की आंखें बंद हो गई। तू मिलिया तो जाने ना दूंगा मैं। संगीत, स्वर 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 स्वर। धीरे धीरे उन दोनों प्रेमियों को देखकर मौसम में भी अपना रुख बदलना शुरू कर दिया। हवाओं का शोर और भी तेज हो गया। जहां थोड़ी देर पहले बहुत ही धीमी हवा चल रही थी, अब उनकी आवाज थोड़ी तेज हो गई। काले रंग का बागा पहने हुए शैतान और हल्के नीले रंग के वस्त्र पहने हुए उसकी छोटी सी प्रेमिका, दोनों एक साथ चांद की रोशनी में खड़े हुए जुदा ना होने की दुआ मांग रहे थे। दोनों के बाल हवा में लहराने लगे और उस रंग बिरंगे पेड़ की पत्तियां और भी जोरों से गिरने लगी। एक दूसरे की बाहों में होने पर उनके चेहरे पर एक ऐसा सुकून दिख रहा था
जो शायद ही कभी शब्दों में बयां हो पाए। स्वर 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 स्वर। मेल सिंगर श्रेयांश ने उसे अपने पैरों पर खड़ा कर लिया और प्यार से उसके चेहरे को निहारने लगा। उसके हाथ उसके दूध से गोरे चेहरे को सहलाने लगे। उनकी आंखों में एक दूसरे के बेनतहा प्यार दिख रहा था। तारानकन 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 तारानकन। हाँ, मैंने सुनी है परियों की कहानी। वैसा ही नूर तेरा चेहरा है तेरा रूहानी। तारानकन 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 तारानकन। श्रेयांश ने उसे धीरे से अपने सीने से लगा लिया। अब उन दोनों के बीच की दूरी पूरी तरह से खत्म हो गई। तारानकन 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 तारानकन। आ तुझको मैं अपनी आजा मेरी बाहों में छुपा लूं। हाँ, अपनी इस जमी को कर दूं मैं आसमानी। तारानकन 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 तारानकन। श्रेयांश अपनी पकड़ उस पर और कस ली और अपने गाल उसके बालों पर रख लिया। जिंदगी रोक दूं मैं अब तेरे सामने, पल दो पल जो रुके तू मेरे साथ में। फीमेल सिंगर टूटा जो कभी तारा सजना वे, तुझे रब से मांगा, रब से जो मांगा मिलिया वे। श्रेया ने अपना सिर उसके सीने में छुपा लिया और अपनी दोनों बाहों से उसे कसकर जकड़ लिया, पर उसके हाथ पूरी तरह से उसके शरीर को नहीं पकड़ पाए। मेल सिंगर तू मिलिया तो जाने ना दूंगा मैं। संगीत स्वर 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 स्वर। उस सुखद वातावरण को महसूस करते पीले रंग रोशनी वाले जुगनू अंधेरी रात में जगमगाते हुए एक साथ बाहर आने लगे, जिससे वहां का वातावरण और भी प्रेममय हो गया। वे सभी जगमगाते जुगनू उड़ते हुए उस पेड़ और उन दोनों प्रेमियों के चारों तरफ घूमने लगे। स्वर 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 स्वर। फीमेल सिंगर इतनी भी हंसी मैं नहीं ओ यारा वे, मुझसे भी हंसी तो तेरा ये प्यार है। हाँ, इतनी भी हंसी मैं नहीं ओ यारा वे, मुझसे भी हंसी तो तेरा प्यार है। तारानकन 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 तारानकन। श्रेयांश धीरे धीरे अब हवा में जुगनुओं के साथ ही उड़ने लगा। श्रेया उसके पैरों पर खड़ी हुई थी। उसने अभी भी अपनी आंखें बंद कर उसे कसकर गले लगाया हुआ था। वे दोनों अब जमी को छोड़कर आसमान में ऊपर जाते जा रहे थे। उनके आसपास के जुगनू भी उनके चारों तरफ मंडराते हुए उनके साथ ही चल रहे थे। श्रेयांश ने अपनी पकड़ श्रेया पर और भी कस ली। तारानकन 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 तारानकन। कि तेरा मेरा प्यार ये जैसे ख्वाब और दुआ, हाँ सच कर रहा इन्हें देखो मेरा खुदा। तारानकन 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 तारानकन। श्रेया को जब अपने आसपास कुछ अलग सा वातावरण महसूस हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसकी पकड़ श्रेयांश के शरीर पर और भी कस गई। उसने हैरानी से अपनी सवालों भरी नजरें उठाकर श्रेयांश की तरफ देखा। बदले में श्रेयांश ने अपनी पलकें झपका दी, जिससे श्रेया को बात पर यकीन हो गया कि वह आसमां में उड़ रहे हैं। उसके चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। तारानकन 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 तारानकन। टूटा जो कभी तारा सजना वे, तुझे रब से मांगा, रब से जो मांगा मिलिया वे। तारानकन 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 तारानकन। फीमेल सिंगर जो तू मिलिया तो जाने ना दूंगी मैं। तारानकन 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 तारानकन। संगीत स्वर 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 स्वर। श्रेया ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। श्रेयांश ने गुस्से भरे चेहरे के साथ उसकी तरफ देखा। बदले में श्रेया ने एक विश्वास भरी मुस्कान दी, जैसे उसे उस पर पूरा भरोसा है कि वह उसे कभी गिरने नहीं देगा। काले आसमान में जुगनुओं के बीच हवा में उड़ते हुए प्रेमी, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई खूबसूरत से पंछी अपने जोड़े के साथ बड़े से चांद के सामने खड़े हो।
उन दोनों के बड़े से वस्त्र हवा में किसी बड़े से पक्षी के पंखों की तरह लहरा रहे थे। श्रेया ने अपने हाथ फैला लिए और पीछे की तरफ झुकने लगी। उसने अपने लचीले शरीर को पूरी तरह से पीछे की तरफ झुका लिया। श्रेयांश सीधा खड़ा होकर उसके पैरों को अपने पैरों पर रखे हुए, कमर पर अपने मजबूत पकड़ बनाए हुए उसके चांद की रोशनी में चमकते हुए चेहरे को निहार रहा था। श्रेयांश धीरे धीरे ऊंचाई से नीचे आने लगा। श्रेयांश ने श्रेया को ऊपर खींचा और उसे अपनी गोद में उठा लिया और फिर गोल गोल घूमते हुए नीचे आने लगा। दोनों धीरे धीरे गोल घूमते हुए जमीन पर उतर रहे थे। इतनी ऊंचाई से अचानक नीचे आने के कारण श्रेया के दिल में एक अजीब सी खुशी और डर के भाव एक साथ ही महसूस हो रहे थे, जिसके कारण वह जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी की आवाज वहां के शांत वातावरण में गूंजने लगी। श्रेयांश उसकी खिलखिलाती हुई हंसी में कहीं खो सा गया। उसे हंसते देख उसके चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी होती जा रही थी। श्रेया ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, आई लव यू श्रेयांश, आई लव यू वेरी मच। उसका अपने लिए प्रेम का इस प्रकार का इजहार करना श्रेयांश के हृदय में खुशी की भावना उत्पन्न कर रहा था। उसके मुंह से निकला हुआ वो 3 शब्द उसके कानों में शहद घोल रहा था। दोनों के वस्त्र गति से नीचे आने के कारण ऊपर की ओर लहरा रहे थे। श्रेयांश अभी भी धीरे धीरे गोल गोल घूम रहा था। वो धीरे से घूमते हुए एक स्थान आकर अपने पैर जमीन पर रख देता है। स्वर 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 स्वर। कुछ समय पश्चात अंधेरी काली गुफा में वह हरे वस्त्र वाला व्यक्ति दिखाई दिया। उसके दिखाई देते ही उस काले अंधेरे में गुम साए ने पूछा, तुम वो ले आए क्या? उत्तम ने उत्तर दिया, हाँ मालिक, कार्य मुश्किल था परंतु फिर भी हो गया। उसने सीसी का ढक्कन खोलते हुए कहा। उस अंधेरे से जोर से खुशी से हंसने की आवाज आई। उसने कहा, शीघ्रता करो, हमें यहाँ से आजाद करो। अपने मालिक की बात मानते हुए उत्तम के साए ने दूर से ही उस शीशी में रखी हुई खून की बूंदों को अंधेरे उछाल दिया। खून की बूंदे जैसे ही अंदर की तरफ गए, वहां कई सारे गोल कवच दिखाई देने लगे। उन कवचों की चमक इतनी ज्यादा थी जिससे उस गुफा में कुछ समय के लिए बहुत तेज प्रकाश हो गया और कुछ ही क्षणों में वह कवच स्वतः ही गायब होने लगा। कवच को गायब होते देख वह शैतान खुशी से अपनी खतरनाक आवाज में हंसा और चिल्लाते हुए कहा, मैं आजाद हो गया, मैं आजाद हो गया, मैं अब इस गुफा से बाहर निकलूंगा। अघोरी देख, मैंने कहा था ना कि मैं यहां से अवश्य निकलूंगा। देख, मैं निकल गया और फिर से हंसने लगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।